हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का महाराजा ऑडियो बुक्स चैनल पर। दोस्तों, मैं पुनः हाजिर हूं आपके सामने सुरेंद्र मोहन पाठक जी के उपन्यास बहुरूपिया के तीसरे एपिसोड को लेकर के। तो चलिए देर नहीं करते हैं और शीघ्र प्रारंभ करते हैं सुरेंद्र मोहन पाठक बहुरूपिया एपिसोड नंबर 3। पार्किंग में एक खंबे से टेक लगाए खड़ा डिप्टी मुझे सिगरेट के कस लगाता मिला। मुझे देखकर अदब दिखाता वो प्रत्यक्षतः तभी सुलगाया सिगरेट फेंकने लगा तो मैंने उसे रोका और फिर उसका साथ देने के लिए खुद भी एक सिगरेट सुलगा लिया। अब बोलो क्या बात है? मैं बोला। आपने टीवी देखा? वो संजीदगी से बोला। नहीं, रात से अब तक भटक ही रहा हूँ, टाइम नहीं लगा। क्यों पूछ रहे हो? अखबार में तो कुछ छपा नहीं, लेकिन टीवी पर छतरपुर वाले मर्डर का काफी जिक्र है। आज तक पर तो बड़ी वसीह कवरेज थी। तुमने खुद देखा? हाँ। क्या? वो केयर टेकर विष्णु कसाना, उसको लेकर पुलिस की बहुत छीछालेदारी हो रही है कि इन लोगों ने क्यों उसे निकल जाने दिया। मेहरौली थाने का एसएचओ और ये घना फूफा इंस्पेक्टर यादव, देखना दोनों की वाट लगेगी। लगे मुझे क्या है ना? क्या टीवी में आपका भी जिक्र था कि बतौर पीडी आपका केस में दखल है। मकतूला की मां ने आपको बतौर पीडी एंगेज किया था। ये भी जिक्र था कि सबसे पहले आपने, पुलिस ने नहीं, ये बात उठाई थी कि केयर टेकर विष्णु कसाना कातिल हो सकता था। तो वो अभी भी गायब है। अरे तो मैं उसे जानता हूँ। क्या? बाखूबी वाकिफ हूँ। कैसे? मैं आजकल मेहरौली गांव में रहता हूँ। मेहरौली में कुतुब के करीब एक दारू का अड्डा है जहां इस शख्स की आवाजाही अक्सर होती थी। वहीं वाकफियत हुई। अड्डे का कोई नाम? सुल्तान बार। कौन चलाता है? वही जिसके नाम पर बार का नाम है। सुल्तान? हाँ, अली सुल्तान। तो तुम विष्णु कसाना से वाकिफ हो और तुम्हारा ख्याल है वो वहां फिर आ सकता है भी और नहीं भी। पहेलियां ना बुझाओ यार। कोई पहेली नहीं है। टीवी पर न्यूज़ देखने के बाद उसकी बाबत मैं वहां पता करने गया था। वहां से मालूम पड़ा था कि 3-4 दिन से वो वहां नहीं आया था। फिर क्या बात बनी? अभी सुनिए तो। ओह सॉरी, मैंने 3-4 दिन पहले की उसकी आमद की बाबत और दरियाफ्त किया था तो मालूम पड़ा था कि तब वो हमेशा की तरह आया तो अकेला था, लेकिन अकेला रहा नहीं था। मतलब कोई उससे मिलने वहां पहुंचा था जिसकी सोहबत में थोड़ी देर के लिए कईयों ने उसे वहां देखा था। थोड़ी देर के लिए क्यों? उसका वहां मन नहीं लगा था। दूसरे शख्स का जो विष्णु कसाना के बाद वहां पहुंचा था? हाँ, मन नहीं लगा था या उसे वो जगह पसंद नहीं आई थी। वो कहता सुना गया था कहीं और चलते हैं। और कहाँ? घाट पर। घाट पर? कौन से घाट पर? पता नहीं, लेकिन उनका प्रोग्राम यकीनन लंबी तफरीह का था, क्योंकि उन्होंने वहां से विस्की की पूरी बोतल, 2 गिलास मिनरल वाटर की बोतल और नमकीन हासिल किया था। तफरीह घाट पर? हाँ, लेकिन ये नहीं पता घाट क्या, कहाँ। घाट तो जनाब दरिया किनारे ही होते हैं। अपनी दिल्ली में है ना दरिया जमुना, जो दिल्ली के एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक बहती है और जिस पर पता नहीं कितने घाट होंगे। क्या पता वो कहीं किसी धोबी घाट पर गए हो। धोबी घाट? जिसके करीब कहीं उनका ठिकाना होगा जहां की वो बाटली मार सकते होंगे। ये हो सकता है बराबर जनाब। उस दूसरे शख्स की बाबत और कुछ दरियाफ्त ना किया? दरियाफ्त तो किया जनाब, चंद चश्मदीदों से। क्या पता लगा? लंबा था, पतला था, ठिगना था, मोटा था, सिर पर टोपी पहने था, बाल घने थे, आधा गंजा था, बाल अधपके थे, भवें भारी थी, मूछ पतली थी, भवें पतली थी, मूछ मोटी थी, भवें थी, मूछ नहीं थी, काला सूट पहने था, ब्राउन सूट पहने था, पतलून काली थी, कोट ब्राउन था, कोट नीला था, पतलून सलेटी थी। क्या समझे जनाब? जितने मुंह उतनी बातें। बिल्कुल। जवाब देने वाले नामाकूल यूं जवाब देते थे जैसे नहीं देंगे तो पुलिस पकड़ कर ले जाएगी। हर किसी ने मुंह से मवाद निकाली। किसी से फूटे मुंह ये कहते नहीं बना था कि उन्हें कुछ नहीं मालूम था। उन्होंने इन बातों की तरफ तवज्जो नहीं दी थी। होता है, दिल्ली शहर में तो खास तौर से होता है।
कुछ पूछा जाने पर जवाब न देने में हेठी महसूस करते हैं लोग बाग। किसी जगह के बारे में पूछो, दायां हाथ उठ गया तो दाईं तरफ है और बायां उठ गया तो बाईं तरफ है। सब ज्ञानी हैं, नहीं मालूम कैसे कह दें टोपी ना उतर जाएगी। सही फरमाया जनाब, उधर ऐसी ही बीती मेरे साथ। बहरहाल तुम्हारी बातों से इतना तो स्थापित तो हुआ कि केयर टेकर विष्णु कसाना कोई तनहा शख्स नहीं था। उसकी नई नौकरी वाले उस इलाके में उसको भी जानने पहचानने वाला कोई था। इमरान भाई, अब मेरी तुम्हारे से एक दरख्वास्त है। हुक्म फरमाइए जनाब। उस दारू के अड्डे की 1-2 दिन निगाहबीनी करो, किसी और को साथ लगा सको तो और भी अच्छा होगा। इस बात की मुझे पूरी संभावना जान पड़ती है कि आइंदा दिनों में केयर टेकर का नहीं तो उसके जोड़ीदार का वहां फेरा लग सकता है। तुम समझ रहे हो ना मेरी बात? जी हाँ, बराबर। ये भी कि मैं क्या चाहता हूँ। बिल्कुल, पहुंचे तो सही कोई वहां, आपकी नजर करेंगे। थैंक यू जनाब। इस केयर टेकर का हुलिया बड़ा स्पेशल, न छुप पाने वाला है। आप कहें तो मैं उसकी तलाश की भी कोई जुगाड़ करूं। कर सकते हो? करवा सकता हूं। अकेला चना तो भाड़ नहीं फोड़ सकता ना। तो क्या करोगे? बहुत शागिर्द हैं मेरे दिल्ली शहर में। ओह, आज तो मैं ये काम उन्हीं में से किसी के हवाले करूंगा, कल देखूंगा खुद। आज क्या है? थोड़ा बिजी हूँ। थोड़े बिजी हो ना, शाम तक तो, शाम को भी, बल्कि शाम को ही खास अपॉइंटमेंट है। अपॉइंटमेंट शब्द वो एक खास शान से बोला। ठीक है, मैं बोला, जो हो सके करना। हुक्म सिर माथे जनाब। कुछ मालूम पड़ा तो कल आपके दौलत खाने पर हाजिरी भरूंगा। अरे नाहक जहमत। कोई जहमत नहीं जनाब, उधर जी के वन में मुझे काम पड़ता रहता है। इमरान भाई, आजकल मैं वहां नहीं हूँ। अच्छा, शिफ्ट कर लिया? हाँ। कहाँ? भगवान दास रोड पर। मैंने उसे अपना नया विजिटिंग कार्ड थमाया जिस पर कि मेरा नया आवासीय पता दर्ज था। कोई मुजायका नहीं जनाब, वो बोला, बंदा वहां हाजिर हो जाएगा। ओके, थैंक यू। मैंने उसे रुखसत किया और अपनी कार में सवार हुआ। वहां से रवाना होने से पहले मैंने अपने ऑफिस कॉल लगाई। कुछ क्षण बाद घंटी बजनी बंद हो गई, लेकिन जवाब में कोई आवाज मुझे न आई। हेलो, मैं बोला। हेलो। जिस नंबर पर आप संपर्क साध रहे हैं, मशीनी आवाज आई, वो अभी सर्विस क्षेत्र से बाहर है। कृपया आगामी सोलर एप्लिक्स पर पुनः संपर्क स्थापित करने की चेष्टा करें। धन्यवाद। ऑफिस फोन कॉलर आइडेंटिटी सुविधा वाला था। मेरी कमबख्त सेक्रेटरी को मालूम था लाइन पर कौन था, इसलिए उसे मस्खरी सूझ रही थी। मैं प्रतीक्षा करता रहा। यूनिवर्सल इन्वेस्टिगेशंस, गुड मॉर्निंग। आखिर मुझे रजनी का बदला मधुर स्वर सुनाई दिया। गुड मॉर्निंग, मैं बोला। मैं तेरा एम्प्लॉयर बोल रहा हूँ। वो तो आप जमजम बोलिए, आपका अधिकार है बोलने का, लेकिन खसम की तरह क्यों बोल रहे हैं? प्रैक्टिस कर रहा हूँ, क्योंकि कभी तो ये दर्जा मुझे हासिल होना ही है। ख्वाब देखते रहिए। कोई हर्ज है ख्वाब देखने में? जो शख्स ख्वाब नहीं देख सकता वो कभी तरक्की नहीं कर सकता। मालूम? मालूम सर। अगर आपकी निगाह में तरक्की की पराकाष्ठा यही है कि आप मेरे वो बन सकें, तो मजबूरन मुझे कहना पड़ेगा कि आपकी महत्वाकांक्षा बहुत छोटी है, आपका टारगेट बहुत लो है। अरे इडियट, ये 1 स्मॉल स्टेप है, उसके बाद जायंट लीप देखना। जायंट लीप क्या? ट्रिपलेट्स लाइक फराह खान विद इन ए ईयर। अब बस कीजिए। बस भी करेंगे, घोड़ी भी करेंगे, बैंड भी करेंगे। मैं बंद कर रही हूँ, खबरदार। तो फिर मतलब की बात कीजिए। सुबह मैंने तुझे एक काम बताया था, वो भूस के ढेर में सुई तलाश करने जैसा। वही किया एक्स्ट्रा बेजिस की खातिर किया। मेरी खातिर? फर्म की खातिर नहीं किया। आपकी खातिर अपने आप हो गया। समझिए, एक पंथ दो काज। समझ गए ना? कहाँ? मेरे में कहाँ रखी है इतनी अक्ल? वही तो मुझे मालूम था कि एक न एक दिन आप ये बात अपनी जवानी कबूल कर ही लेंगे। क्या ये कि मुझे अक्ल नहीं है? कहाँ रखी है? रख के भूल गए ना? अब बस कर। बस भी, डोली भी, विदा भी। अब मेरी जुबान बोल रही है। अनजाने में हो जाती है ये खता। आखिर तमाम बेहुदा बातें आपसे ही सीखी हूँ। अब हुदा बात कर। मर। हुदा जो बे के बिना हो। अच्छा वो ठीक है, सुनिए। आपको जानकर खुशी होगी कि मैंने
भुस के ढेर में से सुई तलाश कर ली थी। गुड, वैसे तो ये मुहावरा ही गलत है। अच्छा, हाँ, भुस के ढेर को आग लगाओ, राख को छान लो, सुई की हो गई तलाश। मैं होल्ड कर रहा हूँ, शाम तक असल बात पर पहुंच जाए तो एहसान मानूंगा तेरा। सर, वो टेम्पो वाला मैंने तलाश कर लिया था। तत्काल वो संजीदा हुई। और बेटर न्यूज ये है कि उसे उस 1.5 माह वाले आदमी की याद थी जिसकी बाबत की आपका सवाल था। पिछली रात अंधेरिया मोड़ से छतरपुर के लिए उसके ग्रामीण सेवा टेम्पो का जो अकेला पैसेंजर था, इसलिए सारे रास्ते उसके साथ बतियाता रहा था। क्या कहता रहा था? कुछ नहीं, ड्राइवर कहता है कि बेफजूल की बातें करता रहा था। घूंट लगाए जान पड़ता था, इसलिए जुबान को लगाम नहीं थी। ड्राइवर आजिज था उससे। कहता था तकरीबन बातों पर तो उसने कान ही नहीं दिया था, क्योंकि उसने अपने लिए एलिबाई गढ़नी थी, क्योंकि वो चाहता था कि ड्राइवर को वो याद रह जाए। अगर ये बात थी सर, तो उसका मिशन कामयाब था नहीं? हाँ, वो कहता था सिनेमा देखकर रात 11 बजे लौटा था, यानी ठीक कहता था। सर, आम लेने निकली को अमरूद भी मिल गया था। क्या मतलब? वो ड्राइवर कहता है कि शाम को 6:30 बजे के करीब भी वैसा ही एक आदमी अंधेरिया मोड़ से उस फार्म हाउस तक उसके टेम्पो पर गया था। वो भी इत्तेफाक से उसके टेम्पो का अकेला पैसेंजर था। होगा, जब उसका काम ही पैसेंजर ढूंढना है। तूने कहा वैसा ही आदमी, क्या मतलब है तेरा? उसकी भी 1 माह दूसरी माह से छोटी थी। तेरी जुबान में वो भी 1.5 माह वाला था। नहीं, तो फिर उसका जिक्र किस लिए? इसलिए कि ड्राइवर उससे वाकिफ था, उसको बाई नेम जानता था। नाम बोल। देवीलाल। क्या? देवीलाल सुनाई नहीं दिया? सर, कान में मक्खी तो नहीं घुस गई? देवीलाल कॉमन नाम था। आगे बढ़। मैं तनिक उतावले स्वर में बोला। और क्या बोला ड्राइवर? बोला जब उसने पहली बार उसके साथ सफर किया था और अपना नाम बताया था, तो गर्व से ये भी बताया था कि वो बहुत बड़े आदमी का, उसका, कि जिसका वो फार्म हाउस था, जिस पर कि वो उतरता था, बटलर था। उतरता था अक्सर? हाँ, ड्राइवर कहता है कई बार उसने उसके टेम्पो में वो सफर किया था। कल का क्या कहता है? वापस भी लौटा था उसके टेम्पो पर? नहीं सर, मेरी मनोहार पर उसने उस अड्डे के और ड्राइवरों से पूछताछ की थी। उस अड्डे के सारे ड्राइवर देवीलाल की सूरत से वाकिफ थे और सबका कहना था कि कोई उसे वापस नहीं लाया था। टेम्पो कब तक चलते हैं? 12 बजे तक। वो लौटा कैसे होगा? 2 ही तरीके हैं, या तो किसी प्राइवेट व्हीकल से लिफ्ट हासिल की होगी या ढेर पैदल चला होगा वहां तक, जहां से कि नाइट सर्विस की बस मिल जाती या ऑटो मिल जाता, टैक्सी मिल जाती। खबरें खत्म हुई। कल इसी चैनल पर इसी वक्त फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए रजनी शर्मा को आज्ञा दीजिए। नमस्कार। नहीं नमस्कार, रुक अभी। अब क्या है? एक काम और है। और काम? हाँ, कोई प्रॉब्लम? प्रॉब्लम तो कोई नहीं सर, लेकिन पहले सेटिस्फैक्ट्रीली एग्जीक्यूटेड काम की एक्स्ट्रा बेजिस की तो कोई घोषणा सुनाई दे जाती। तू क्या चाहती है पहले बताइए? क्लाइंट के लिए धक्के खा रहे हैं ना? क्या बोला? सॉरी, क्लाइंट के लिए ही काम कर रहे हैं ना? हाँ। फीस मिल गई? हाँ। उसकी किसी परसेंटेज की घोषणा कीजिए। की? क्या? 100%। सर, बंदी की डिमांड एक्स्ट्रा बेजिस की थी, रिश्वत की नहीं थी। ऐसी ही भली लड़की थी रजनी। नहीं जानती थी कि भलमनसगी और वर्जिनिटी दोनों ही अर्बन सोसाइटी में आउट ऑफ फैशन हो चुकी थी। ओके ओके, मैं बोला, उस बाबत हम फिर बात करेंगे। अभी सुन, तूने और क्या करना है? बोलिए। एम्प्लॉयर को बोलिए नहीं, फरमाइए कहते हैं। लेकिन खैर सुन, पीवीआर साकेत जाना है। आगे मैंने उसे शिव मंगल तोषनीवाल की एलिबाई के बारे में बताया और बोला उसने वहां उस एलिबाई को क्रॉस चेक करना था। शिव मंगल तोषनीवाल बड़ा बिजनेसमैन है, वीवीआईपी है। गूगल पर उसके नाम पर सर्च मारना, मैं तस्वीर, तमाम बायोडाटा सामने आ जाएगा। तस्वीर का प्रिंट आउट निकाल लेना, पूछताछ में काम आएगा। आप तो बच्चे पढ़ा रहे हैं, तुझे कौन पढ़ा सकता है? मैंने आहसी भरी। तू तो आलम फाजिल है। बंद करता हूं। मैंने संबंध विच्छेद कर दिया। मैं बसंत कुंज पहुंचा।
मुझे उम्मीद थी कि तोशनीवाल घर पर होगा। मेरी उम्मीद पूरी हुई। कोठी के पिछवाड़े में एक लॉन था जहां बैठा वो धूप सेक रहा था और सिगार के कस लगा रहा था। उसका कुत्ता उसके कदमों में लेटा हुआ था, जिसने मेरी आमद पर पंजों पर से सिर उठाया, शायद मुझे पहचाना और फिर कुनमुनाते हुए सिर झुका लिया। मैंने करीब पहुंचकर उसका अभिवादन किया। मुझे देखकर उसकी भवें उठी। फिर उसने एक करीबी खाली कुर्सी की ओर इशारा किया। थैंक यू। कैसे आए? बेटी की क्या खबर है? पोस्टमार्टम अभी तक नहीं हुआ। मालूम पड़ा है दोपहर बाद होगा। फिर लाश की सुपुर्दगी, फिर विदा। उसने सिगार का लंबा कस खींचा। आई सी, तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। देता हूँ। सपना टाहिलियानी को जानते हैं, जो सिद्धार्थ एनक्लेव में रहती है? हाँ जानता हूँ, श्यामली की फ्रेंड है। क्यों पूछ रहे हो? उसका कत्ल हो गया है। क्या? वो संभल कर बैठा। उसके चेहरे पर हैरानी के भाव आए। कब? आज सुबह, अर्ली इन द मॉर्निंग। गॉड गॉड, ये क्या हो रहा है? किसने किया? अभी मालूम नहीं। उसी ने? उसी ने किसने? सुजीत रेहन ने? अभी मालूम नहीं। सुजीत रेहन का नाम क्यों लिया आपने? सपना टाहिलियानी का कभी कोई कांटेक्ट था उसके साथ? नेपाल में था ना। कैसे? भाई मैंने बोला ना, श्यामली की फ्रेंड थी। श्यामली की फ्रेंड थी इसलिए फैमिली फ्रेंड थी, इसलिए सुजीत रेहन से वाकिफ थी। उसने एक क्षण ठिठक कर मेरी तरफ देखा और फिर बोला, तुम्हारी सूरत से लगता है तुम्हें कोई बात कंफ्यूज कर रही है, और मैं समझ रहा हूँ वो बात कौन सी है। जी, श्यामली का जिक्र आता है तो तुम्हारा अनकॉन्शियस माइंड भी उसे मेरी पत्नी तस्लीम करता है, लेकिन तब श्यामली मेरी नहीं, सुजीत रेहन की पत्नी थी। ओह ओह जनाब, आपने मेरे कन्फ्यूजन को बिल्कुल ठीक पहचाना। सच पूछें तो ऐन यही बात थी। वो खामोश रहा। उसने अपने सिगार का कस लगाया। आपको बतौर कातिल सुजीत रेहन का ख्याल क्यों आया? पता नहीं, यूं ही आ गया बस। वो कातिल हो सकता है सपना का? अभी कुछ नहीं मालूम। पुलिस को फिलहाल तो ऐसा कोई क्लू नहीं मिला है जिसकी बिना पर उस पर कातिल होने का शक किया जा सकता हो। आई सी। अब मैं आपसे एक आध ऐसी बात पूछना चाहता हूँ जो कि आपकी निजी जिंदगी से ताल्लुक़ रखती है। मुझे एहसास है कि आम हालात में वैसी किसी बात का जवाब देना आपको कबूल ना होता, लेकिन आप जानते हैं, आपसे बेहतर कौन जानता है कि हालात आम नहीं हैं। पहले आपकी बेटी का कत्ल, फिर आपकी नेपाल से वाकिफ महिला का कत्ल। आई अंडरस्टैंड। पूछो क्या पूछना चाहते हो। सुरभि आपकी बेटी थी? उसके चेहरे ने कई रंग बदले। वो आंदोलित दिखाई देने लगा। औलाद के मामले में मैं जल्दी से बोला, माँ से ज़्यादा प्रामाणिक बात कोई नहीं कर सकता। और ये मैडम का बयान है कि सुरभि असल में सुजीत रेहन की बेटी है। आपका खास सर्वेंट देवीलाल दावा करता है वो आपकी बेटी है। आप क्या कहते हैं? तुमने ठीक कहा। इन मामलों में अथॉरिटी माँ ही होती है। जो श्यामली कहती है वही ठीक है। सुरभि सुजीत रेहन की ही बेटी थी। देवीलाल सर्वेंट है। उसने तो उसी बात पर यकीन करना हुआ जो कि आंखों को दिखाई देती है। ऐसी गंभीर बात में कौन सर्वेंट को कॉन्फिडेंस में लेता है? फिर हमारी निगाह में मेरे और श्यामली के अलावा इस बात की किसी को खबर नहीं थी। देवीलाल को कैसे होती? आप बताइए। नहीं थी, नहीं हो सकती थी, तभी तो उसने कहा कि वो मेरी बेटी थी। वो इस वक्त कहाँ है? जो जवाब हासिल होने की मैं अपेक्षा कर रहा था वो ना हुआ। वो तुम्हारे पीछे चला आ रहा है। तो तोशनीवाल बोला, चाय लाया है मेरे लिए। मैंने घूमकर पीछे देखा तो देवीलाल मुझे चाय की ट्रे संभाले उधर आता दिखाई दिया। उसने ट्रे को एक करीबी टेबल पर रखा और वापस जाने को हुआ तो मैंने उसे टोका, रुको अभी। देवीलाल ठिठका। उसकी प्रश्न सूचक निगाह मेरी तरफ उठी। तुमने मुझे बताया नहीं कि कल तुम छतरपुर गए थे? वो सकपकाया। वो भी कत्ल के वक्त के आसपास, शाम 6 और 7 बजे के बीच। उसके गले की घंटी जोर से उछली। जवाब दो। मैं डपट कर बोला, कौन कहता है? अंधे हो, देख नहीं सकते कौन कहता है? उसका शरीर जोर से कांपा। जोर से उसने थूक निकली। जवाब दे। तोशनीवाल क्रूर स्वर में बोला, अगर तेरा सुरभि के कत्ल से कोई रिश्ता निकला तो देवीलाल। तोशनीवाल ने दांत किटकिटाए, तेरी खैर नहीं। मेरा कोई रिश्ता नहीं साहब, देवीलाल कांपती आवाज में बोला। छतरपुर गया था?
हाँ, लेकिन कत्ल के बाद 7 बजे के करीब। क्यों क्यों गया था? आपको तो साहब मालूम है क्यों गया था। कल दिन में जोर से बारिश हुई थी और आंधी तूफान जैसा माहौल पैदा हुआ था। ऐसा कुछ होने पर आप ही का हुक्म है कि मैं देख के आया करूं कि वहां कोई नुकसान तो नहीं हुआ। ओह, तो कल इसलिए गए थे? जी हाँ। आगे क्या हुआ था? मैं मेन डोर को अपनी चाबी से खोलकर भीतर गया था। वहां अंधेरा था। अंधेरे में मैं फर्श पर पड़ी बिटिया की लाश से ठोकर खा गया था। जब मुझे पता चला था कि वहां क्या कांड हुआ था तो मेरे प्राण कांप गए थे। मैं फौरन वहां से निकल लिया था। क्यों? मैं उसे घूरता बोला। मालिक की बेटी मरी पड़ी पाई, तुम्हें वहां से भाग खड़ा होना चाहिए था। मालिक को खबर की होती, पुलिस को खबर की होती। मैं खौफ खाए था, मेरे प्राण गले में अटके हुए थे। मैं पुलिस को खबर करता तो मुझे अंदेशा था कि पुलिस मुझे ही कातिल करार दे देती। क्यों भला? मेरा पुलिस रिकॉर्ड है। क्यों? मैं सजा याफ्ता मुजरिम हूँ। क्या किया था? डकैती में शामिल था। कब? साहब की खिदमत में आने से बहुत पहले। कितनी लगी थी? 5 साल। तौबा, जवानी की बात है साहब। दोस्तों ने गुमराह किया था, गलत सोहबत ने बर्बाद किया था, लेकिन तब से आज तक मक्खी नहीं मारी। पुलिस को कॉल ना लगाई, साहब को खबर ना की तो क्या किया? भाग निकला। बाहर निकलकर बस ताला वापस लगाया और सरपट भागा। पीछे कितनी देर ठहरे? 2 मिनट, बड़ी हद 3 मिनट। मैंने अपलक उसकी तरफ देखा। मेरा यकीन कीजिए साहब, वो गिड़गिड़ाता सा बोला, कत्ल तो बड़ी दूर की बात है। मैं तो बिटिया की कनकी उंगली के नाखून को नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। वो मेरी बेटी के समान थी साहब। वो तोशनीवाल की ओर घूमा। आप तो जानते ही हैं। आप तो मेरा यकीन कीजिए। पहले पुलिस कर ले, तोशनीवाल शुष्क स्वर में बोला। फिर कर लूंगा। पहुंचे ग्रामीण सेवा टेम्पो पर थे? मैं बोला। लौटे भी वैसे ही थे? हाँ। मैंने घूर कर उसे देखा। नहीं तो? दहशत में चलता रहा था। और यहाँ पहुंच गए थे? नहीं, जब मुझे कुतुब दिखाई दिया था तो थमा था, फिर वहां से बस पर सवार हुआ था। साहब, अब मेरा क्या होगा? कोई करतूत नहीं की, किसी करतूत की पर्दादारी नहीं कर रहे हो तो कुछ नहीं होगा। मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैं बेगुनाह हूँ। तो टिक के रहो। कहीं खिसक जाने की, गायब होने की कोशिश की तो बुरी होगी तुम्हारे साथ। ऐसी दुर्गत तो होगी कि पहली डकैती वाली दुर्गत तुम्हें ऐसी लगेगी जैसे फूल झरे थे। मैं कहीं नहीं जाऊंगा साहब, मैं यहीं। जाएगा? तोशनीवाल बोला। जाना पड़ेगा। जी? अब तू यहाँ नहीं रह सकता। अपना सामान समेट और निकल जा यहाँ से। उसके चेहरे का रहा सहा रंग भी उड़ गया। कमीने, जानता था सुरभि वहां मरी पड़ी थी, फिर भी खामोश रहा। साहब, मेरी मजबूरी थी। मैं पुलिस की जानकारी में आने से हर हाल में बचना चाहता था, सिर्फ इस वजह से। शट अप। मैं कहाँ जाऊंगा साहब? यहाँ के अलावा मेरा कोई ठिकाना नहीं। कभी बनाने का ख्याल तक न किया। जेल से निकलने के बाद से मैं आपके चरणों में पनाह पाए हूँ। अब कहाँ जाऊँ? जहन्नुम में। दूर हो जा मेरी नज़रों से। भारी कदमों से वो वहां से लौट चला। आंदोलित तोशनीवाल पीछे चाय की ट्रे की तरफ आकर्षित हुआ। उसने अपने लिए चाय बनाई और ट्रे को मेरी तरफ सरका दिया। मैं अपने लिए चाय बनाने लगा। तोशनीवाल ने बाएं हाथ से चाय का कप थामा, दाएं से थमे सिगार का कस खींचा तो पाया वो बुझ चुका था। झुंझलाते हुए उसने चाय का कप नीचे रखा, सिगार फिर सुलगाया, उसका लंबा कस लगाकर उसे एस्ट्रे के एक खांचे में टिकाया और बायां हाथ बढ़ाकर चाय का कप फिर उठा लिया। मैं अपलक उसे देख रहा था। क्या देखते हो? वो बोला। कुछ नहीं। मैं बोला, सोच रहा था आप फारिग हों तो कुछ अर्ज करूं। क्या कहना चाहते हो? मेरी राय में अभी देवीलाल को ना निकालिए। ये निकल गया तो मुमकिन है दोबारा हाथ ही ना आए। जब तक तफ्तीश जारी है तब तक इसका उपलब्ध रहना जरूरी है। सर, आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। उसने तने के हिचकिचाते हुए सहमति में सिर हिलाया। तो उसे रोकिए, बोलिए रुकने को। जरूरत नहीं, पालतू कुत्ता है, ऐसे ही नहीं चला जाने वाला। पक्की बात? हाँ। ठीक है। फिर भी उसकी बाबत पुलिस को खबर करना जरूरी है। आखिर उसने एक बड़ी बात छुपा कर रखी है। इस सिलसिले में उसकी पसंद नापसंद को खातिर में नहीं लाया जा सकता। करो। जमा हो सकता है पुलिस फिलहाल उसको बिना छेड़े उसकी निगरानी कराना चाहे। जो मुनासिब लगता है करो।
मैं मोबाइल निकालकर यादव को फोन करने लगा तो उसनीवाल ने चाय की चुस्की ली और सिगार फिर उठा लिया। टेलीफोन से फारिग होकर मैंने नया सवाल किया, मेरे यहाँ 2 फेरों के बीच क्या देवीलाल यहाँ से निकलकर कहीं गया था? मालूम नहीं, उसने जवाब दिया। यहाँ और भी नौकर हैं जो कल छुट्टी पर थे लेकिन आज तुम्हारे जाने के बाद लौट आए थे, इस वजह से मेरा ध्यान देवीलाल की तरफ नहीं गया था। 15 मिनट पहले वो चाय पूछने यहाँ आया था, उससे पहले और तुम्हारे यहाँ पहले फेरे के बाद वो कोठी में था या नहीं मुझे नहीं मालूम। मैडम के बारे में क्या कहते हैं? यहाँ आने के बाद फिर कहीं गई थी? हाँ, 2 घंटे पहले मेरी कार लेकर निकली थी। कहाँ जा रही थी न मैंने पूछा न उसने बताया था। अभी लौटी नहीं? मेरे ख्याल से तो नहीं लौटी। लौटी होती तो यहाँ कार की आवाज़ मुझे सुनाई दी होती। आई सी, तुम कहीं सपना के कत्ल के साथ उसका रिश्ता जोड़ने की कोशिश तो नहीं कर रहे हो? आपको ऐसी कोई गुंजाइश दिखाई देती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। श्यामली के सपना से बड़े मधुर संबंध थे। मैं श्यामली की कल्पना सपना के कातिल के तौर पर नहीं कर सकता। ये आपका बड़प्पन है। मैडम की नेपाल में सपना से वाकफियत कैसे बनी थी? मुझे नहीं मालूम। तुम्हारे इस सवाल का जवाब श्यामली ही बेहतर दे सकती है, उससे पूछना। सपना का हस्बैंड नहीं है, डाइवोर्सी है। थी वो। डाइवोर्स हालिया वाकया है या? हालिया नहीं है, नेपाल से ही डाइवोर्सी है। थी त्रेहन के साथ जो हादसा गुजरा था उससे भी 2 साल पहले से। कोई आल औलाद? एक लड़की थी तब 8 साल की जो डाइवोर्स में सपना के माँ के हिस्से आई थी। आई सी, सपना से उसकी ज़िंदगी में आपकी मुलाकात तो होती रहती होगी। मुलाकात गाहे बगाहे कभी कभार जैसी एक ही शहर में रहते 2 वाकिफ वासिंदों में मुमकिन होती है। अच्छा वो? हाँ भाई होती थी, लेकिन होली दिवाली जैसी ही समझो। कभी उसके घर गए? सिद्धार्थ एनक्लेव? अगर एक से ज़्यादा घर ना हो तो हाँ, एक ही है। नहीं, मैं नहीं गया सिद्धार्थ एनक्लेव उसके घर कभी। वजह? कभी बुलाया नहीं उसने। मैडम से तो खत व किताबत भी थी, वो तो आती जाती रहती होंगी। मैडम से पूछना। मैंने फ्लैट देखा सिद्धार्थ एनक्लेव वाला, बहुत आलीशान था। तो उसकी आय का साधन क्या था? भाई सुना है हस्बैंड बहुत पैसे वाला था, नेपाल में सेटल्ड, बड़ा ट्रांसपोर्टर था। डाइवोर्स सेटलमेंट में मोटा माल मिला होगा, जो कि 22 जमा 2 24 साल से चला आ रहा है। मुमकिन है, मुझे ये तो नहीं मालूम ना कि मोटा माल कितना मोटा था। माल खूब मोटा हो तो मूल को तो छूना भी नहीं पड़ता, इंटरेस्ट से ही ऐश हो जाती है। सही फरमाया आपने। सपना की बेटी वो अब 32 साल की होगी, वो कहाँ है? कहाँ है क्या मतलब? माँ के साथ तो नहीं रहती थी। माँ तो सिद्धार्थ एनक्लेव वाले फ्लैट में अकेली रहती थी। इन बातों की मुझे कोई खबर नहीं। सपना से मेरी कभी कभार की बहुत मुख्तसर मुलाकात में उसकी बेटी का जिक्र कभी नहीं उठा था। बेटी जो आपने 10 साल की देखी थी, आज दिखाई दे तो पहचान लेंगे? उम्मीद नहीं। ठीक। मैंने चाय का कप नीचे रखा और उठ खड़ा हुआ। इजाज़त दीजिए। उसने सहमति में सिर हिलाया। मैं नेहरू प्लेस स्थित अपने ऑफिस पहुंचा। ऑफिस खुला था और रजनी वहां रिसेप्शन पर मौजूद थी। पता नहीं लौट भी आई थी या गई ही नहीं थी। सर आ गए। मेरे पर निगाह पड़ते ही वो हर्षित स्वर में बोली, कायनात चालू की जाए। मैंने उससे निगाह न मिलाई। उसके सामने से गुजरता मैं भीतर अपने निजी कक्ष में पहुंचा। मैं अपनी एग्जीक्यूटिव चेयर पर ढेर हुआ और फिर इंटरकॉम में भरसक हाई एग्जीक्यूटिव के मैनरिज्म नकल करता बोला, प्लीज कम इन। क्या? रजनी की आवाज़ आई। भीतर आ। क्यों? बात करनी है। अभी सामने से गुजर के गए तब नहीं कर सकते थे? जुबान लड़ाती है, बेअदबी करती है, हुक्म उजली करती है। फोन बंद हो गया। मैं वापस बजर बजाने ही लगा था कि बीच का दरवाज़ा खुला और वो चौखट पर प्रकट हुई। मैंने रिसीवर वापस क्रेडल पर रख दिया। उसने चौखट से कंधा लगाया और बड़ी नजाकत से एक हाथ अपने कूल्हे पर टिकाया। मेरा कलेजा मुंह को आने लगा। कितनी खूबसूरत थी। चेहरे पर गुलाब जैसी ताजगी और कुलीनता की वो चमक थी जो अमूमन उसकी उम्र की दिल्ली की लड़कियों में देखने को नहीं मिलती थी। 1000 खूबियां थी उसमें, कोई खामी थी तो सिर्फ एक, शरीफ लड़की थी।
इसलिए चील के घोंसले में मांस की तरह थी, फिर भी सेफ थी। क्या है? वो बोली। क्या है? मैं भुनभुनाया। तुझे नहीं मालूम क्या है? सोमवार है, 14 जनवरी है। तेरी मर्जी हुई, तूने इजाज़त दी तो कल 15 भी हो जाएगी, परसों 16 भी। वो निचला होंठ दबाकर हंसी, दिल फरेब हंसी। क्यों हंसती है? मैं डपट कर बोला। आप हंसाते हैं। मैं कॉमेडियन हूँ? नहीं। शुक्र, इतना टैलेंट कहाँ है आप में? मैंने आंखें तरेर कर उसकी तरफ देखा। वो फिर हंसी। अब बोलिए। फिर संजीदा हुई। क्या हुक्म है? याद नहीं रख सकती कुछ? क्या बोला था मैंने? क्या बोला था? बोला था भीतर आ तो गई। चौखट पर खड़ी है, न पता लगता है भीतर है, न पता लगता है बाहर है। उसने चौखट का आसरा छोड़ा और एक कदम भीतर डाला। अब बोलिए। फिर बोली, इधर आके मेरी गोद में बैठ। क्या? और एक पप्पी दे। फिर पहुंच गए एक आने वाली जगह पर। अरे हाई स्पीड हाई वोल्टेज पप्पी नहीं, नॉन फैटनिंग लो कैलोरी विटामिन एनरिच्ड पप्पी दे। वो हंसी। अच्छा चल, एक पप्पी आधी आधी कर लेते हैं। अब बस कीजिए। तू समझती है मुझे एक मामूली पप्पी से महरूम रखकर तू बहुत बड़ा काम कर रही है? हाँ। क्या हाँ? आपको उंगली पकड़कर पहुंचा न पकड़ने देने की कोशिश करके बहुत बड़ा काम कर रही हूँ। बहुत होशियारी आ गई है। आप ही ने सिखाई, लेकिन अक्ल ना आई। आई होती तो कोई चाय काफ़ी पूछती। वो मेहमान से पूछी जाती है, क्लाइंट से पूछी जाती है। आप मेहमान हैं, क्लाइंट हैं? अच्छा अच्छा, अब इधर आके मर। किधर आके? आपकी गोद में। अरे मेरे सामने कुर्सी पर बैठ आकर उसने आगे बढ़ के एक विजिटर से चेयर पर कब्जा किया। क्या कहूँ मैं तेरे को? क्या करूँ मैं तेरा? तेरे को तो मोहब्बत की ABCD भी नहीं आती। वो तो है, जब जानती है तो सीखती क्यों नहीं? क्योंकि मुझे XYZ से डर लगता है। तेरे को डर लगता है? दुनिया को डराने वाली तू, और तेरे को डर लगता है? वो हंसी। अब बोल, क्या हुआ? अभी कहाँ से हुआ? शादी के बाद होगा। हे भगवान, आ गया ना भगवान याद। ऐसे ही आप मुझे कल पाते हैं। मेरा मुकाबला करेगी? बराबरी करेगी? क्या हर्ज है? गॉड हैज क्रिएटिव ऑल मैन इक्वल। कौन बोला? अमिताभ बेचैन। कौन? सन ऑफ हरवंश राज बेचैन। तौबा, नाम बिगाड़ती है इतने बड़े स्टार का। कमबख्त, सुनेगा तो घर आके मारेगा। करे, जब मारने आएगा तो उसके दर्शन तो हो जाएंगे जिसकी मैं इतनी बड़ी फैन हूँ। सपने देखती रहे। वो हंसी। तो बिग बी खास तेरे को बोला कि गॉड हैज क्रिएटिव ऑल मैन इक्वल? नहीं हुआ तो कौन से मुखातिब, लेकिन मैंने भी सुना। मैंने जेब से सफ़ेद रुमाल निकाला और उसे झंडी की तरह उसके और अपने बीच लहराने लगा। लगता है सरेंडर कर रहे हैं सर। यही बात है, अब रहम खा मेरे ऊपर। वो संजीदा हुई। साकेत गई थी? उसने सहमति में सिर हिलाया। PVR से क्या पता लगा? वही जो आप चाहते थे कि ना लगता। मतलब? तोशनीवाल की एलिबाई कंफर्म हुई। अच्छा हाँ, सिनेमा बफ है, इसलिए वहाँ की जानी पहचानी फिगर है। एक उसर ने 4:05 पर उसके वहाँ पहुँचने की और भीतर उस हॉल में जाकर बैठने की पक्की तस्दीक की है जिसमें इनकार दिखाई जा रही थी। एन स्क्रीनिंग शुरू होने के वक्त वो वहाँ पहुँचा था। फिल्म खत्म होने तक वहीं था। फिल्म का रसिया फिल्म देखने आया, बीच में और कहाँ चला जाता? जवाब दे। वो कुछ क्षण खामोश रही, फिर धीरे से बोली, इस बात की तस्दीक नहीं हुई है। वजह? शो खत्म होने पर ऊसर ने उसे जाते न देखा। यही बात है। और वजह भी बोली उसने। क्या? दर्शक पहुंचते एक एक दो दो करके हैं, लेकिन फिल्म खत्म होने पर निकलते इकट्ठे हैं। दूसरे, एंट्री पर सिक्योरिटी चेक होता है, टिकट चेक होता है। एग्जिट पर किसी चेक की ज़रूरत नहीं होती। तीसरे, एंट्री एक ही जगह से होती है, एग्जिट कई होते हैं। इजाज़त हो तो ये बंदी कुछ अर्ज करे। क्या कहना चाहती है? कोई शख्स फर्जी एलिबाई सेट करता है तो इस बात की तरफ खास तवज्जो देता है कि कोई गवाह हो। आपका बंदा बीच में उठकर चुपचाप कहीं चल दिया होता और एक अरसे बाद लौटा होता तो शो खत्म होने पर उसने खास जतन से वहां अपनी हाजिरी दर्ज करवाई होती। वो वहां की नोन फिगर था,
अपना मकसद पूरा करने के लिए खामखा किसी से बात कर सकता था, ताकि उस किसी को याद रहता कि शो खत्म होने पर ही वो हॉल से बाहर निकला था। उसने ऐसी कोई कोशिश ना की, इसलिए लगता है कि शाम वो वहाँ जेन्युइन फिल्म दर्शक था। रजनी, मैं प्रशंसात्मक स्वर में बोला, तूने तो कमाल कर दिया। वो बड़ी शान से मुस्कुराई। शाबाशी, ले इधर आके यहीं दीजिए। मेरी बाँह 10 फुट की नहीं है जो यहीं से तेरी पीठ तक पहुंच सके। फिर शुरू हो गए। तू चला ले अपनी 100 सुनार की, देख लेना लोहार की एक की भी बारी एक न एक दिन आके रहेगी। काश मैं आपके साथ आपका एंथुजियाज्म शेयर कर पाती। अब छोड़, जा वो काम कर जो तेरे बस का है। मेरे बस का तो हर काम है, इस वक्त आपकी निगाह में कौन सा है? जाके नीचे रेस्टोरेंट में फ़ोन कर, कॉफ़ी मंगा, बर्गर मंगा। आपके लिए कॉफ़ी, मेरे लिए बर्गर? अरे कमबख्त, मेरे लिए कॉफ़ी, मेरे लिए बर्गर। भूख लगी है और मेरे लिए वही। तो यूं कहिए ना कि 2 कॉफ़ी 2 बर्गर ऑर्डर करूं। कहा, अब टल। अपनी हंसी दबाती वो उठी और वहां से विदा हुई। पीछे मैंने डनहिल का पैकेट निकालकर एक सिगरेट सुलगाया और अपनी चेयर पर अधलेटा सा पड़कर आंखें बंद करके उसके कस लगाने लगा। सिगरेट खत्म हुआ तो मैं कुर्सी पर सीधा होकर बैठा। मेज पर पड़ा अपना लैपटॉप मैंने अपने करीब सरकाया और उस पर इंटरनेट चालू किया। मकसद काठमांडू में स्थापित अपने सिंधी फ्रेंड को मेल भेजना था। फ्रेंड का नाम विशाल चंद ज्ञानचंदानी उर्फ विशु जी दानी था। वो एक अरसे से नेपाल में बसा हुआ था और राजधानी काठमांडू में 32 पुतली के इलाके में उसी नाम से जानी जाने वाली सड़क पर स्थित ऑफिस से दानी सर्विसेज के नाम से ट्रेवल एजेंसी चलाता था। माउंटेनियरिंग और ट्रैकिंग ट्रिप्स अरेंज करता था और काठमांडू और बाहर के इंडिविजुअल और ग्रुप टूर ऑपरेट करता था। वो उधर का पुराना बासिंदा था, इसलिए मुझे यकीन था बड़ी आसानी से वो जानकारी वो मेरे लिए जुटा सकता था जिसकी कि मुझे जरूरत थी। जो मेल मैंने उसे भेजी थी वो थी सन 1991 में सुजीत रेहन नाम का एक इंडियन कोंटी टॉप नाम के एक बर्फीले पर्वत शिखर से गिरकर मर गया बताया जाता है। ये जानकारी निकालने की कोशिश करो कि क्या लाश बरामद हुई थी तो क्या उसकी शिनाख्त हुई थी। दोनों काम हुए थे तो उसके डेथ सर्टिफिकेट की कॉपी निकलवाने की कोशिश करना है। बहुत अर्जेंट काम है, जितनी जल्दी अंजाम दोगे उतना ही बड़ा एहसान तुम्हारा मेरे पर होगा। सुधीर कोहली, दिल्ली, इंडिया। मैंने लैपटॉप से किनारा किया और तनिक हिचकिचाते हुए मोबाइल पर इंस्पेक्टर यादव को कॉल लगाई। नमस्ते। कॉल लगी तो मैं बोला, कोहली बोल रहा हूँ। बोल भाई, वो तिक्त भाव से बोला। तू भी बोल, क्या बात है, कलप रहे हो? और मेरा काम क्या है, कैसे फ़ोन किया? ऐसे ही किया, सोचा शायद कोई नई खबर हो। क्यों ना हो, खबरों की तो बरसात हो रही है। अब क्या हुआ? सोच, हे भगवान, कहीं हैट्रिक तो नहीं हो गई? वही हुआ जिसका नंबर लगा था वो नहीं तो और कौन? एक मॉडर्न खूबसूरत नौजवान लड़की हौज खास डियर पार्क में मरी पड़ी पाई गई। वहाँ जो पिकनिक हट्स है उनके करीब। कैसे मरी? गला रेत दिया किसी ने। मर्डर? और क्या, किसने किया? क्या पता, गला रेतने वाला अपनी करतूत के बाद क्या पीछे अपना विजिटिंग कार्ड छोड़ के गया होगा? नहीं, लेकिन सोचा शायद तफ्तीश से कुछ पता चला हो। मैं अभी बस यहाँ पहुँचा ही हूँ। सॉरी। है कौन ये नई मकतूला? अभी नाम के सिवाय कुछ मालूम नहीं। नाम भी इसलिए मालूम है क्योंकि उसके पास से बरामद वोटर आई कार्ड पर दर्ज था। पहली 2 वारदातों के साथ कोई रिश्ता, कोई टाई अप अभी तक तो नहीं दिखाई दिया। मकतूला की अच्छी तरह पड़ताल हो जाए, मालूम पड़ जाए कौन थी, क्या करती थी, फिर शायद दिखाई दे। आई सी। नाम क्या मालूम हुआ? शिल्पी तायल। तौबा। मेरी आंखों के आगे तोशनीवाल की हसीन तरीन प्राइवेट सेक्रेटरी का चुलबुला हंसता मुस्कुराता चेहरा घूम गया। यादव साहब, मैं धीरे से बोला, टाई अब तो है सरासर। तुम्हें क्या मालूम? तुम्हें तो अभी बस कत्ल की खबर लगी है। मुझे अभी मालूम है, आपको थोड़ी देर में मालूम हो जाएगा। क्या मालूम हो जाएगा? साफ बोल कोहली, और जल्दी बोल। ये शिल्पी तायल शिव मंगल तोशनीवाल की प्राइवेट सेक्रेटरी है। क्या? आज ही सुबह मैं तोशनीवाल के भीकाजी कामा प्लेस स्थित
ऑफिस में उससे मिला था। तूसनीवाल की प्राइवेट सेक्रेटरी से, जिसका नाम की शिल्पी तायल था। हाँ, नाम कॉमन हो सकता है। वोटर आई कार्ड पर चितरंजन पार्क का पता है। हाँ, फिर वही है। कुछ क्षण खामोशी रही। आके शनाख्त कर। फिर उसने हुक्म दंदनाया, आता हूँ, फौरन पहुँच। ओके। तत्काल मैं ऑफिस से निकला। काफी बर्गर अभी मेरी किस्मत में नहीं लिखा था। मैं नए घटना स्थल पर पहुंचा, जहां की पुलिसियों का, जिनमें लोकल थाने के अधिकारी भी थे, टेक्नीशियंस का हुजूम जमा था। मेरी निगाह स्वमेव लाश की दिशा में उठी। लाश जहां से बरामद हुई थी वहीं पड़ी जान पड़ती थी। सिर्फ उसको एक सफेद चादर से ढक दिया गया था। वो जगह दो कॉटेजों के बीच में थी, जहां एक पेड़ की ओट भी उपलब्ध थी, इसलिए फासले से उस जगह पर किसी की निगाह नहीं पड़ सकती थी। साफ जान पड़ता था कि पीठ के बल पड़ी थी। चादर में भी उसकी शानदार फिगर छुपाए नहीं छुप रही थी। मेरी आंखों के सामने फिर उसका ताजा गुलाब जैसा खिला चेहरा घूमा। वाट एन एंड, वाट एन एंड। सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं। मैंने सब प्रयास उधर से निगाह हटाई। फिर मेरी निगाह भटकती हुई यादव पर जाकर ठिठकी। मैंने संजीदगी से उसका अभिवादन किया। लंबे डग भरता वो मेरे करीब पहुंचा और बाह पकड़कर मुझे चादर से ढकी लाश के सिरहाने लेकर गया। उसने झुककर लाश के चेहरे पर से चादर सरकाई और मेरी तरफ देखा। जोर से थूक निगलते मैंने सहमति में सिर हिलाया। वही है, यादव बोला। हाँ हाँ, मैं फंसे कंठ से बोला। शिल्पी तायल, तोसनीवाल की प्राइवेट सेक्रेटरी। हाँ। उसने चेहरे को वापस चादर से ढक दिया और सीधा हुआ। मैंने लाश की तरफ से पीठ फेरी, कुछ कदम परे हटा और फिर कांपते हाथों से एक सिगरेट सुलगाने लगा। यादव मेरे करीब पहुंचा। क्या बात है? और मुझे घूरता बोला, लाश पहली बार देखी? लाश तो पहली बार नहीं देखी, विद इन 24 आवर्स तीसरी बार देखी। लेकिन अब क्या बोलूं, पहली मुलाकात में ही धड़का लग गया। मैं खामोश रहा। एक दूसरे में गड्ढ-मड्ढ 3 कत्ल ऊपर नीचे हो गए। बड़ा केस बन गया। मैं फौरन कुछ न कर सका तो मेरा डीसीपी मेरी बुरी और कमिश्नर उससे भी बुरी गत बनाएगा। टीवी वाले तो पहले ही मेरी छीछालेदारी पर उतरे हुए हैं। मालूम पड़ गया? हाँ, आखिर नंबर तो श्यामली का था। ब्लफ था, पहले ही बोला। हमारी तवज्जो श्यामली की तरफ मोड़ दी और सिद्धार्थ एनक्लेव में वारदात कर दी, फिर यहाँ वारदात कर दी। यानी अब बतौर मर्डर सस्पेक्ट श्यामली को बरी कर रहे हो? कंफ्यूज्ड हूँ यार। सपना टाहिलियानी के कत्ल में श्यामली की हाजिरी जान पड़ती थी, लेकिन यहाँ कैसे? शुरुआती तहकीकात से क्या मालूम पड़ा? यही कि इसे मरे 2.5-3 घंटे हो चुके हैं। मैंने बोला ही था कि किसी ने गला रेत दिया, किसी तेज धार वाले हथियार से। एक्सेसिव ब्लीडिंग, ऑलमोस्ट इंस्टेंट डेथ, हाथापाई, जोर जबरदस्ती के कोई निशानात नहीं। ये भी मुमकिन लगता है कि लड़की यहाँ बेहोशी या नीम बेहोशी की हालत में लाई गई थी। घास में एड़ियों से बने ऐसे निशान पाए गए हैं जैसे उसके बेहोश जिस्म को घसीटकर वहां लाया गया हो, जहाँ की वो मरी पड़ी है और जहाँ जो उसके साथ बीती थोड़े किए उस पर किसी की निगाह न पड़ती। तभी एक एम्बुलेंस वहां पहुंची, जिसमें से एक स्ट्रेचर लिए 2 व्यक्ति बाहर निकले, जिन्होंने चादर समेत लाश को उठाकर पहले स्ट्रेचर पर डाला और फिर उसे एम्बुलेंस में पहुंचाया। तत्काल एम्बुलेंस वहां से रवाना हो गई। उसके बाद संबंधित डीसीपी वहां पहुंचा तो तत्काल यादव समेत तमाम के तमाम पुलिसिये मुस्तैदी की प्रतिमूर्ति बने दिखाई देने लगे। फिर मीडिया का जमघट वहां लगने लगा, जो कि लगता था कि डीसीपी को फॉलो करता हुआ वहां पहुंचा था। डीसीपी का नाम गोगिया था। मैं उसके नाम और सूरत से वाकिफ था, क्योंकि एक बार पहले मेरा उससे वास्ता पड़ चुका था। डीसीपी की निगाह पैन होती तमाम चेहरों पर फिरी और मेरे पर आकर ठिठकी। तत्काल उसके चेहरे पर अप्रसन्नता के भाव आए। ये यहाँ क्या कर रहा है? उसने डपट कर यादव से पूछा। पीडी यहाँ क्या कर रहा है? ये बतौर पीडी यहाँ नहीं है सर, यादव विनयशील स्वर में बोला। तो क्यों है? इसने लाश की शिनाख्त की है। एक्सप्लेन। यादव ने मेरी तरफ देखा। मैंने अदब से बयान किया कि कैसे मैं मकतूला से वाकिफ था, उसे जानता पहचानता था। डीसीपी की थ्योरी में फर्क आया। डीसीपी साहब, एक मीडिया पर्सन बोला, 24 घंटे के अंदर अंदर शहर में 3 कत्ल हो गए। इस बारे में आपने क्या कहना है?
तफ्तीश अभी बस शुरू हुई है, डीसीपी बोला, इसलिए अभी कुछ कहना प्री मैच्योर होगा। इस कत्ल के बारे में ना माना कि सिद्धार्थ एनक्लेव वाले कत्ल के बारे में भी, लेकिन छतरपुर वाले कत्ल को हुए तो पूरी रात बीत गई, पूरा दिन बीतने जा रहा है, उसके बारे में क्या कहते हैं? तफ्तीश अभी जारी है। क्या ये सच है? एक दूसरा रिपोर्टर बोला, आप मानते हैं कि कातिल छतरपुर के फार्म हाउस का बतौर केयरटेकर मुलाजिम विष्णु कसाना था, जो कि पुलिस की गिरफ्त में था, लेकिन संबंधित अधिकारियों की नालायकी से हाथ से निकल गया? पकड़ा जाएगा, बहुत जल्द पकड़ा जाएगा। निकल क्यों जाने दिया गया? इंक्वायरी होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाएगी, दोषी पाए गए अधिकारी पर एक्शन होगा। सुनने में आया है, तीसरा रिपोर्टर बोला, कि वो विष्णु कसाना नाम का केयरटेकर असल में सुजीत रेहन नाम का एक शख्स था, जो कभी 22-23 साल पहले लोकल बिजनेस टाइकून शिव मंगल तोषनीवाल का, जो कि मकतूला सुरभि तोषनीवाल का पिता है और मौकाए वारदात फार्म हाउस का मालिक है, पार्टनर हुआ करता था, जिसे मरा समझा जा रहा था, जो अब एकाएक प्रकट हो गया था और बदले की भावना से प्रेरित होकर अब शिव मंगल तोषनीवाल को, उसके कुनबे को तबाह करने पर तुला था। उस बाबत भी तफ्तीश अभी जारी है। जो 3 कत्ल अभी तक हुए हैं, उन तीनों के लिए आप क्या कहते हैं? विष्णु कसाना और वो सुजीत रेहन जिम्मेदार है या नहीं? अभी मैं इस बात पर कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन मैं आप लोगों को यकीन दिलाना चाहता हूं कि 72 घंटे के भीतर पुलिस हर राज पर से पर्दा उठाने में कामयाब हो जाएगी और आपके हर सवाल का जवाब देने में, आपकी हर शंका का समाधान करने में सक्षम होगी। टिल देन आई हैव नो कमेंट्स टू ऑफर। ये तो पुलिस का हमेशा का दावा है, लेकिन 72 घंटे में कोई केस हल होता तो नहीं। सदाना मर्डर केस को 1 महीना हो गया है, एक महिला रिपोर्टर बोली। तफ्तीश अभी जारी है। वो तो हमेशा ही जारी होती है, हमेशा के लिए ऑटोमेटिक पर लगी है। रिपोर्टरों की भीड़ में से कोई बोला। सब में हंसी की लहर दौड़ पड़ी। आई विल हैव नन ऑफ दैट। डीसीपी गुस्से से बोला, प्लीज बिहेव एवरीबॉडी इन ए नाइस एंड डिसेंट मैनर। तत्काल सामूहिक हंसी पर ब्रेक लगी। शहर में कत्ल दर कत्ल होने लगना। फिर कोई बोला, क्या पुलिस की अलगर्जी और लापरवाही को उजागर नहीं करता? इजेंट इट ए बैड कमेंट्री ऑन पुलिस एफिशिएंसी? दैट विल बी एनफ। नो मोर क्वेश्चंस, प्लीज डिस्पर्स। कोई भी मीडिया पर्सन अपनी जगह से ना हिला। डीसीपी ने यादव को पास बुलाकर उसे कुछ निर्देश दिए और फिर आनन फानन वहां से कूच कर गया। पीछे मीडिया कुछ अरसा इंस्पेक्टर यादव के गले पड़ा, फिर एक एक दो करके वो भी वहां से रुखसत हो गए। तभी सब इंस्पेक्टर गिरीश तोमर वहां पहुंचा। उसने करीब आकर यादव को सैल्यूट मारा। मालूम था मैं यहाँ था, यादव बोला। कंट्रोल रूम से मालूम किया सर, तोमर बोला। कोई खास बात है तो सही। क्या? आपके हुक्म के मुताबिक मैं अंजना राका से मिला था। वो डिफेंस कॉलोनी के अपने फ्लैट में तो मुझे नहीं मिली थी, लेकिन पूसा रोड पर वुडलैंड क्लब में मिल गई थी, जहाँ की कि वो शो गर्ल है। मैं वहाँ उसके ड्रेसिंग रूम में उससे मिला था, तो पहले तो इसी बात पर भड़कने लगी कि मैं वहाँ क्यों आया। फिर कोई बात करने को राजी ना होके दी। मैं मुंह खोलता था, वो सेटअप बोलती थी। कोई सवाल करना शुरू करता था, वो पहले ही गेट आउट भजने लगती थी। गिरफ्तार करना था साली को, नजदीकी थाने लेकर जाता, तमाम कसबल निकल जाते। वो धमकी जारी की थी मैंने, उस पर कोई असर नहीं हुआ था। उल्टे मुझे धमकाने लगी थी कि वो शहर के इतने बड़े आदमी की करीबी थी, जो मुझे क्या मेरे अफसरों को भी सेट कर देता। तोषनीवाल? मैं बोला। हाँ। बहरहाल यादव बोला, कुछ हाथ ना आया? कुछ तो आया सर जी। तोमर का स्वर रहस्यपूर्ण हो उठा। अच्छा, क्या? सर जी, वो नीले रंग की सिल्क के कपड़े की धज्जी सी जो छतरपुर के फार्म हाउस के मेन डोर के एक कब्जे में अटकी पाई गई थी, आपको याद है ना? वो याद है। उसकी क्या बात है? एन उस कपड़े का, उस डिजाइन का, उस रंग का एक दुपट्टा वहां उसके ड्रेसिंग रूम में मौजूद था। सर जी, दुपट्टे का पल्लू एक जगह से नोचा हुआ था, और जो नोचा हुआ था वो वही कपड़े की धज्जी थी। पक्की बात? बिल्कुल पक्की बात सर जी। दुपट्टे पर मैंने एकाएक सवाल किया, खून के धब्बे थे? तोमर ने अपने अफसर की तरफ देखा। जवाब दे, यादव बोला। नहीं, तोमर बोला, नहीं थे। खून का कोई छोटा मोटा धब्बा भी मुझे दुपट्टे पर दिखाई नहीं दिया था। ओह, मैं खामोश हो गया। अब मेरे लिए क्या हुक्म है? तोमर बोला। हेडक्वार्टर चलते हैं, यादव बोला। सर जी,
कल शाम से ड्यूटी पर हूँ, इस बारे में वहीं बात करेंगे। उनका प्रोग्राम सुनकर मैंने भी वहां से रुखसत पाई। कार में पहुंचकर मैंने श्यामली तोषनीवाल को कॉल लगाई। तत्काल उत्तर मिला, सुधीर कोहली बोल रहा हूँ। मैं बोला, सपना टाहिलियानी की खबर लग गई? हाँ, वो गमगीन लहजे से बोली, मिस्टर कोहली ये क्या हो रहा है? अभी और भी बुरी खबर है। अभी और भी? हाँ। क्या? शिल्पी तायल आपके हस्बैंड की प्राइवेट सेक्रेटरी वाकिफ हैं? नहीं, उसकी क्या बात है? 5 साल से सेक्रेटरी थी वो तोषनीवाल साहब की। होगी। कभी उनके ऑफिस नहीं गई? पता नहीं कब से नहीं गई। 5 साल से तो कहीं ज्यादा लंबे अरसे से नहीं गई। उससे पहले कब गई? जब कभी हस्बैंड लेके गया। शुरू शुरू में कभी ले जाता था साथ, कभी अपनी कारपोरेट शान शौकत दिखाने के लिए, तो कभी इसलिए कि वहीं से कहीं और जाने का पहले से प्रोग्राम बना होता था। फिर धीरे धीरे चाव घटता गया, घटते घटते खत्म हो गया। उसने साथ ले जाना बंद कर दिया, तो मुझे तो यूं समझो कि ऑफिस का ख्याल आना ही बंद हो गया। अकेले आप वहां कभी नहीं गई? नेवर। पिछले 5 सालों में गई होती तो आपके लिए चिंता की एक नई वजह पैदा हो गई होती। क्या मतलब? भला की हसीन थी ये शिल्पी तायल, इतनी कि फिल्म एक्ट्रेसेस भी मात थी क्यों कह रहे हो? अब रिजाइन कर गई? रिजाइन नहीं कर गई मैडम, लेकिन गई। कहाँ गई? समझिए, कहीं उसका भी कत्ल तो? यही बात है। गॉड, ये क्या हो रहा है? अभी तो गॉड को ही पता है कि क्या हो रहा है। कब हुआ? कहाँ हुआ? क्यों हुआ? कब और कहाँ का जवाब मैंने दिया, क्यों का जवाब कहाँ था मेरे पास? ओह, वो बोली, यही बताने को फोन किया। एक बात और भी थी। क्या? आपके लिए एक एडवाइस है। क्या? कुछ दिन के लिए कहीं गायब हो जाइए। अच्छा? फौरन? फौरन? फौरन तो मुमकिन नहीं। क्यों भला? 1 घंटे में सुरभि का अंतिम संस्कार है। रात को घर में एक मेहमान आ रहा है। बड़े लोगों की बातें थी। दाह संस्कार और मेहमान नवाजी एक ही लेवल के काम थे। कोई खास मेहमान? खास ही समझो। सिर्फ खास मेहमान, और कोई नहीं? और भी? आई सी। तो आपका ये खास मेहमान? मेरा नहीं, हस्बैंड का। हाँ। कौन? अंजना राका। मेरे को बात को ठीक से समझने दीजिए। वो फैंसी औरत जिसका आपके हस्बैंड से अफेयर है, आपकी जानकारी में, आपकी मौजूदगी में आपके घर पर आ रही है। हाँ, संवेदना प्रकट करने के लिए ना, कंडोलेंस के लिए ना, डिनर के लिए भी। आप कभी मिली है इस अंजना राका से? नहीं, सिर्फ नाम से वाकिफ हूं। मुझे उसी जवाब की उम्मीद थी। कभी मिली होती तो पिछली रात मेरे फ्लैट पर अंजना राका को उसने फौरन पहचाना होता। मातम के इमीडिएट बाद खुशी मनाने का रिवाज है आप लोगों के यहाँ। अब क्या कहूँ, कहता है कोई संवेदना प्रकट करने आए तो उसे डिनर सर्व करने में कोई हर्ज नहीं। संवेदना प्रकट करने आया शख्स डिनर का तमन्नाई नहीं होता, किसी भी खातिर का तमन्नाई नहीं होता। मैं समझती हूँ, लेकिन वो समझे तब ना। ओह, मैंने उसे बहुत समझाया था, लेकिन वो नहीं मानता, नहीं सुनता। डिसेंसी से नाता तोड़ चुका है, बेशर्म हो गया है, बेलिहाज हो गया है। उस औरत पर ऐसा लट्टू है कि उसे राजी रखने के लिए कुछ भी कर सकता है। कोई बड़ी बात नहीं कि ये डिनर का प्रोग्राम उनकी मिली भगत हो मुझे एम्बेरस करने की। ओह नो, यही बात है, जरूर यही बात है। बेटी मेरी मरी है ना। मिस्टर कोहली, तुम चाहो तो मुझे एम्बेरसमेंट से बचा सकते हो। कैसे? डिनर का मेरा इनविटेशन कबूल करो। शाम को तुम मेरे मेहमान। मैं? यानी कि जिस लानत को मैं अभी कोस के हटा, उसमें मैं भी शारीक? मेरी खातिर? अच्छा, भले ही अपनी कंपनी के लिए किसी फ्रेंड को साथ ले आना, लेकिन आना जरूर। आपके हस्बैंड को ऐतराज नहीं होगा? क्यों होगा? कोई उसका मेहमान हो सकता है तो मेरा नहीं हो सकता? फिर भी हुआ तो मिट्टी झाड़ दूंगी, मेहमान की भी। मुंह नोच के घर से निकालूंगी कमीनी को। खुदा ना करे ऐसी नौबत आए। तो आ रहे हो ना? मैडम, क्लाइंट की खिदमत के तौर पर मुझे आपका इनविटेशन कबूल है। थैंक यू। हाजिरी का वक्त बताइए। 9 बजे। आई विल बी देयर। फ्रेंड कौन होगा तुम्हारे साथ? कोई गर्ल फ्रेंड?
मैं उसे क्या बताता कि मेरी हालिया गर्लफ्रेंड तो वही थी जो कि पहले ही इनवाइटेड थी। देखूंगा, मैं बोला। ठीक है, देखना, लेकिन विद आर विदाउट फ्रेंड आना जरूर। आपका हुक्म। दरख्वास्त। सिर माथे। मैंने संबंध विच्छेद कर दिया और फिर यादव को कॉल लगाई। हेडक्वार्टर पहुंच गए, मैंने पूछा। नहीं, जवाब मिला। रास्ते में हूँ। खुद ड्राइव कर रहे हो? नहीं। गुड। तो एक बात सुनो, शाम को एक डिनर का न्योता है, साथ चलते हो? न्योता किसको है? मेरे को। फिर मेरा क्या काम? मुझे इजाजत है फ्रेंड को साथ लाने की। मकसद क्या है? बतौर फ्रेंड मुझे क्यों चुना? जब सुनोगे कि मकसद कहाँ है, किन लोगों की मौजूदगी में है, तो दोनों सवालों का जवाब मिल जाएगा। मैं सुन रहा हूँ। मैंने डिनर की बाबत उसे बताया। ओह, यादव बोला, तो वो फुलझड़ी वहां होगी जिसने मेरे सब इंस्पेक्टर को डांट के भगा दिया। हमारे शाम के होस्ट की हूल देकर, जिसके दुपट्टे का फटा हुआ टुकड़ा फार्म हाउस से बरामद हुआ। अभी आई बात समझ में कि कितनी गुंजाइशें हैं मौजूदा तफ्तीश के आगे बढ़ने की, अगरचे कि वहां डिनर में शिरकत करोगे। मैं जरूर करूंगा। टाइम बोलो। 9। कहाँ मिलोगे? इस बाबत हम फिर बात कर लेंगे, 9 से पहले। ठीक है। कोई और नई बात? इतनी जल्दी? अभी 10 मिनट तो हुए हैं मिले हुए। फिर भी शायद हो कोई नई, नहीं तो कोई ऐसी जो भूल गई हो, जेहन से उतर गई हो। ऐसी तो है एक। तो बताओ ना। बल्कि 2। ओ कम ऑन नाउ। बता दूं? प्लीज। प्लीज कहते हो तो सुनो। उस सिद्धार्थ एनक्लेव वाली औरत सपना टहलियानी का रख रखाव, रहन सहन तुमने देखा था अपनी आंखों से? कैसा था? शाही, बादशाही, टॉप क्लास, रिच बिच क्लास? क्यों? कैसे मेंटेन करती थी? खानदानी रईस होगी? नहीं थी। मालूम पड़ा है कि 5 साल पहले तक वास्तु कंसल्टेंट थी और न्यू फ्रेंच कॉलोनी में एक 1 बेडरूम फ्लैट में, वो भी किराए का, रहती थी। और अब एक्सपेंसिव पेंथ हाउस में रहती थी। हाँ, सुबह देखा ही था तुमने। अपना? नहीं, किराए का, लेकिन फैंसी फर्निशिंग अपनी। असेंट कार अपनी। क्या समझा? समझा तो सही कुछ। एक्सपेंसिव ड्रेसेज, ज्वेलरी, दी वर्क्स। जबकि आय का कोई प्रत्यक्ष साधन नहीं। कोई मालदार रिश्तेदार मर के उसे अपना वारिस नहीं बना गया। कोई हैवी इन्वेस्टमेंट्स नहीं जिनका कि हैवी डिविडेंड आता हो। हमने बैंक अकाउंट भी चेक करवाया है, उसमें भी कोई बड़ा बैलेंस नहीं है। पिछले 5 साल से उसकी ये हाई फाई लाइफ चल रही है, बिना आय के किसी प्रत्यक्ष साधन के। कोहली, तेरे ख्याल से ये करिश्मा क्यों कर हुआ होगा? कोई मर्द होता तो कहता स्मगलर बन गया, भाई बन गया। कोई नौजवान औरत होती तो कहता बाई बन गई। लेकिन उस जैसी उम्र दराज औरत के संबंध में तो एक ही तरीका मुमकिन है। कौन सा? ब्लैकमेल। हमें भी यही बात जान पड़ती है। शिकार कौन? सुजीत त्रेहन, क्योंकि अब स्थापित है कि वो उन लोगों से नेपाल से वाकिफ थी। कोहली, क्योंकि उसका कत्ल हुआ है, इसलिए जाति तौर पर मेरा एतबार विष्णु कसाना उर्फ सुजीत त्रेहन पर है। ब्लैकमेल खूनी खेल है। कोई शिकार ताजिंदगी ब्लैकमेल होता नहीं रह सकता। कभी तो उसके सब्र का पैमाना छलकना ही होता है। सुजीत त्रेहन का छलका तो उसने ब्लैकमेल को खत्म करने के लिए ब्लैकमेलर को खत्म कर दिया। तुम चिट्ठी को भूल रहे हो, कोहली बोला। चिट्ठी में उसका जो एजेंडा दर्ज था उसमें तोशनीवाल परिवार ही शामिल था बस। और सुरभि का कत्ल करके उसने अपने एजेंडा को मुहर बंद किया था। तोशनीवाल की हस्ती मिटाने की दिशा में पहला कदम उठाया था और श्यामली का नंबर लगाकर दूसरे कदम की तैयारी की थी। इसमें ब्लैकमेलर कहां से आ गया? तुम चिट्ठी की बातों पर जा रहे हो। चिट्ठी की कुछ या कई बातें फरेब भी हो सकती हैं। चिट्ठी के मुताबिक वो 1 साल से इधर है, लेकिन क्या सबूत है? हो सकता है वो कई सालों से यहाँ हो। उसके 5 साल से यहाँ होने का तो हिंट भी मिल रहा है, क्योंकि 5 साल पहले ही मकतूला सपना टहलियानी की औकात संवरनी शुरू हुई थी। झूठा तो वो शख्स स्थापित हो ही चुका है। वो एक कत्ल की घोषणा करता है और कर कोई दूसरा ही देता है, तीसरा ही देता है। बतौर नेक्स्ट विक्टिम
श्यामली के नाम की घोषणा करके वो हमारी तवज्जो श्यामली की तरफ लगा देता है और खुद कोई नया ही खेल खेल जाता है। कोहली बहुत शातिर मुजरिम से पाला पड़ा है, आगे भी उसकी चाल समझना मुश्किल साबित हो सकता है। ठीक, लेकिन अता पता उसका कोई नहीं। हैंडीकैप की वजह से केयर टेकर की जो खास शिनाख्त मुमकिन है, उसकी वजह से तो उसे जरूर पकड़ा जाना चाहिए। पकड़ा जाएगा? अभी तो उसे गायब हुए 24 घंटे भी नहीं हुए। बहरहाल सपना टाहिलियानी का कत्ल इसलिए हुआ क्योंकि वो ब्लैकमेलर थी और उसका शिकार ब्लैकमेल से आजिज था, ऐसा ही जान पड़ता है। लिहाजा सुजीत रेहन के 2 एक्टिव प्रोजेक्ट थे, एक तोशनीवाल परिवार को नेस्तनाबूद करके अपना बदला चुकाना और दूसरा ब्लैकमेलर से हमेशा के लिए पीछा छुड़ाना। हाँ, दूसरी बात की बुनियाद भी सिद्धार्थ एनक्लेव वाली मकतूला सपना टाहिलियानी ही है। उसके लेटर बॉक्स से हमने कंप्यूटर पर तैयार किया गया एक रुक्का बरामद किया है, जिस पर दर्ज है अगला नंबर दीक्षा भटनागर का। दीक्षा भटनागर? ये कौन हुई? टेलीफोन डायरेक्टरी में एक दीक्षा भटनागर दर्ज है। हमने उससे बात की थी। वो कहती है वो न किसी तोशनीवाल को जानती है, न किसी त्रेहन को जानती है और न मकतूला सपना टाहिलियानी को जानती है, जिसके लेटर बॉक्स से वो उसके नाम वाला रुक्का बरामद हुआ। कहाँ रहती है? अर्जुन नगर, जो कि डियर पार्क से एन सड़क पार है। हर सुख मार्ग पर उसका घर है और सड़क पार ही वो पिकनिक हट्स है, जिसमें से 2 के बीच अभी पीछे लाश पड़ी मिली थी। कहीं तुम्हारा इशारा इस तरफ तो नहीं कि इत्तेफाक से उसने शिल्पी तायल का कत्ल वाकया होता देखा हो सकता है, इसीलिए मैंने इस दीक्षा भटनागर की निगरानी का इंतजाम किया है। गुड। ये नया रुक्का तुमने कहा कि लेटर बॉक्स से बरामद हुआ? हाँ। डाक से आया? नहीं, ऐसे ही पड़ा था, लिफाफे में भी नहीं था, कोई दस्ती डाल के गया। कौन? क्या पता। सुबह के अंधेरे में कोई लेटर बॉक्स पर पहुंचा और क्या पता कब पहुंचा। रुक्का तो अभी आधा घंटा पहले बरामद हुआ। लेटर बॉक्स कहाँ है? फ्लैट के बाहर? नहीं, ग्राउंड फ्लोर पर, इमारत के बाहर। वहां कई हैं पिजन होल जैसे लेटर बॉक्स, हर फ्लैट का एक, ढक्कन पर नाम और नंबर लिखा हुआ। लेटर बॉक्स में से क्यों? जैसे पहले ऐसा रुक्का लाश के पास से बरामद हुआ था, वैसे इस बार क्यों नहीं? क्या पता, वो आसान काम था। भाई, मैं क्या कहूं इस बारे में? कातिल ने क्या किया, क्यों किया, वही बेहतर जानता है। पकड़ाई में आएगा तो सवाल करेंगे। बरामदी इतनी देर से क्यों? मुमकिन था अभी भी ना होती, किसी को लेटर बॉक्स का ख्याल ही नहीं आया था। आधा घंटा पहले ही एक सिपाही की तवज्जो लेटर बॉक्सेस की कतार की तरफ गई और हमें उसके वजूद की खबर लगी, और सुबह का उसमें पड़ा रुक्का अब कहीं जाकर बरामद हुआ। सुबह का पड़ा कैसे? भाई, कत्ल सुबह मुंह अंधेरे हुआ या नहीं? लेटर बॉक्स में रुक्का डालने क्या कातिल लौट के आया होगा? वो कंप्यूटर जनरेटेड रुक्का उसके पास पहले से तैयार था, तो काहे को लौट के आया होगा? वही तो, लेकिन पहले से तैयार, इसमें हैरानी कौन सी बात है? जो रुक्का उसने छतरपुर में सुरभि के सिरहाने छोड़ा था, वो भी तो तैयार शुदा ही था। ठीक यादव साहब, कातिल के ऑपरेशंस का फील्ड बढ़ता क्यों जा रहा है? घोषणा उसने श्यामली तोशनीवाल के नाम की थी, कत्ल सपना टाहिलियानी का हुआ, और अब ये नया नाम दीक्षा भटनागर वजूद में आ गया। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, तफ्तीश जारी है। ठीक, दीक्षा भटनागर का पूरा पता बता सकते हो? जुबानी याद नहीं, डायरेक्टरी में दर्ज है, देखना। संबंध विच्छेद हो गया। डायरेक्टरी तुरंत उपलब्ध नहीं थी, इसलिए मैंने डायरेक्टरी इंक्वायरी से दीक्षा भटनागर का पता और फोन नंबर दरियाफ्त किया। मैंने उस नंबर पर कॉल लगाई। जवाब में एक सशंक सावधान हल्लो मुझे सुनाई दी। गुड इवनिंग मैडम, मैं मधुर स्वर में बोला। मेरा नाम सुधीर कोहली है। मैं एक रजिस्टर्ड प्राइवेट डिटेक्टिव हूँ और पुलिस की एसोसिएशन में एक हालिया मर्डर केस पर काम कर रहा हूँ। तो वो बोली, उसी सिलसिले में आपसे बात करना चाहता हूँ। क्या बात? मिलूंगा तो बोलूंगा ना। कब? अभी, फौरन। होल्ड करो। वो माउथ पीस पर हाथ रखकर
किसी से कोई खुसर पुसर करने लगी। खुसर पुसर को समझने तो मुहाल था, लेकिन इतना अंदाजा मुझे फिर भी हुआ कि उसके साथ कोई मर्द था जिससे कि वो मेरी दरख्वास्त की बाबत मशवरा कर रही थी। कौन होगा? मिस्टर कोहली, एकाएक आवाज आई। लाइन पर हो? जी हाँ, क्या हुक्म है? आ जाइए। संबंध विच्छेद हो गया। मैं अपनी मंजिल पर पहुंचा। जहां मैं पहुंचा था, मौकाए वारदात से वहां पैदल निकल लेता तो जल्दी पहुंच जाता। कार से पहले उल्टा आना पड़ता था और फिर ग्रीन पार्क से घेरा काटकर हरसुख मार्ग पर दाखिल होना पड़ता था। वो एक 2 मंजिला कोठी थी जिसके आगे मैंने क्षण भर को ब्रेक लगाई। उस क्षण का हाल्ट में भी मुझे लगा कि एक खिड़की का पर्दा तनिक सरका था और पीछे से पलक झपकने जितने अरसे के लिए एक मर्दाना सूरत नुमाया हुई थी। मैं कार को आगे बढ़ा ले गया। तीसरी कोठी के करीब मैंने कार रोकी और वापस लौटा। मैंने पिछवाड़े की सर्विस लेन का रास्ता तलाश किया और उस पर चलता अपना निशाना कोठी के पिछवाड़े में पहुंचा। वहां सन्नाटा था और कोई आवाजाही नहीं थी। खामोशी से मैंने पिछवाड़े की दीवार फांदी और बैक यार्ड में पहुंचा। पिछवाड़े के बरामदे में 3 बंद दरवाजे थे जिनको मैंने बारी बारी ट्राई किया। दायां दरवाजा भीतर से बंद नहीं था। मैंने उस दरवाजे में बाल बाल करके एक झिरी पैदा की और उसमें आग लगाकर भीतर झांका। भीतर एक बल्ब जल रहा था जिसकी रोशनी में मुझे दिखाई दिया कि वो किचन थी और खाली थी। मैंने भीतर कदम रखा और दबे पांव चलता भीतरी दरवाजे पर पहुंचा। मैंने उसको भी ट्राई किया तो उसे खुला पाया। उसके आगे एक गलियारा था जो आगे एक हॉल में खत्म होता था और हॉल से ऊपर को जाती सीढ़ियां थी। एक बात मुझे बहुत परेशान कर रही थी, हलकान कर रही थी। वहां मरघट जैसा सन्नाटा था। जब घर खाली नहीं था, अभी थोड़ी देर पहले वहां किसी ने फोन कॉल रिसीव की थी। उस किसी के साथ किसी मर्द की भी हाजिरी थी, तो घर ऑक्युपाइड था। इस बात की चुगली करती कोई तो आहट, कोई तो धमक वहां होनी चाहिए थी। दबे पांव मैंने गलियारा पार किया और सीढ़ियों के दहाने पर पहुंचा। उनके ऊपरले सिरे के सामने ही एक बंद दरवाजा था जिसके नीचे से रोशनी की एक बारीक लकीर नुमाया हो रही थी। पूर्ववत दबे पांव मैं ऊपर पहुंचा। उस दरवाजे के साथ पहले मैंने एक कान सटाया, फिर झुककर की होल में आंख लगाई। कान ने दबी न समझ में आ सकने वाली आवाजें सुनी। आंख ने भीतर एक मर्द और एक औरत की मौजूदगी की तस्दीक की। दोनों के शरीर एक ही बार मुझे दिखाई दिए थे, जबकि वो बारी बारी की होल के आगे से गुजरे थे। की होल सकरा था, इसलिए इतनी गुंजाइश नहीं थी कि मैं भीतर सारे कमरे में निगाह दौड़ा पाता। फिर एक नया नजारा पेश हुआ। मर्द मुझे परे खिड़की के करीब दिखाई दिया। उसकी मेरी तरफ पीठ थी, फिर भी मैंने साफ उसके हाथ में थमी गन देखी। औरत उसके करीब खड़ी थी और उसकी तवज्जो भी खिड़की की तरफ ही जान पड़ती थी। गन किस लिए? क्या गन दिखाकर वो शख्स औरत को काबू किए था कौन? सुजीत त्रेहन। लेकिन खिड़की के पास खड़ा शख्स तो नौजवान जान पड़ता था और लंबा चौड़ा कद्दावर शख्स था। केयर टेकर विष्णु कसाना ही अगर सुजीत त्रेहन था तो वो लंबा चौड़ा कद्दावर कैसे हो सकता था? बहरहाल जो कोई भी था, इरादा खतरनाक रखता था, वरना हाथ में गन ना होती। क्या करूं? वहां अपनी मौजूदगी की हाजिरी लगाऊं? क्या ऐसा करना उचित होगा? गन से जो खतरा उस औरत को था, फिर वो मुझे भी तो होता। देखा जाएगा। मेरे को आया जानकर वो शख्स गन छुपा सकता था, एक गवाह के सामने उसके इस्तेमाल से गुरेज कर सकता था, या गन गवाह पर भी इस्तेमाल कर सकता था। डबल मर्डर दिल गुर्दे का काम था। लेकिन अगर सब किया धरा सुजीत त्रेहन का था तो 3 कत्ल तो वो पहले ही कर चुका था। 2 और कर गुजरना उसके लिए क्या बड़ी बात होती? लेकिन वो त्रेहन नहीं था, त्रेहन नहीं हो सकता था। मैंने रिस्क लेने का फैसला किया। मैंने दरवाजे का हैंडल घुमाकर उसे धक्का दिया और भीतर कदम डाला। हेलो, मैं बोला। दोनों चौंक कर घूमे। मर्द को मैंने फौरन पहचाना। वो यादव की टीम का एक सदस्य सब इंस्पेक्टर भूप सिंह रावत था, जिससे मेरा पहले भी 2-3 बार वास्ता पड़ चुका था। यादव ने कहा था कि उसने दीक्षा भटनागर की निगरानी का इंतजाम किया था, जिसका सहज स्वाभाविक मतलब मैंने खुफिया निगरानी ही लगाया था। मुझे कैसे मालूम होता कि निगरानी सब्जेक्ट के सिर पर सवार होकर भी होती थी? तुम? रावत के मुंह से निकला। अरे रावत साहब,
मैं तनिक हंसता हुआ बोला, मैं भी इतना ही हैरान हुआ तुम्हें यहाँ देख के। भीतर कैसे आए? महिला अप्रसन्न भाव से बोली। जब भीतर दिखाई दे रहा हूँ तो आया ही किसी तरह से। जब यहाँ मेरी आमद का इंतजार इतने गैर मामूली तरीके से हो रहा था तो मेरा भी जी चाहा कि मैं गैर मामूली तरीके से खास स्टाइल से एंट्री लूं। तुम वही हो जिसने अभी थोड़ी देर पहले मुझे फोन किया था? वही है, रावत बोला। सुधीर कोहली, पीडी। मेरी आमद के बारे में मैं बोला, मुझे होल्ड करा के मैडम ने तुम्हारे से मशवरा किया था? हाँ, और मुझे कोई और ही शक हुआ था। क्या? कातिल सुजीत त्रेहन तुम्हारा नाम इस्तेमाल करके यहाँ एंट्री बनाने की जुगत कर रहा था। ओह, इसीलिए मैं सावधान था, उसके लिए तैयार था। मेरी जगह कातिल आया होता तो तुम्हारी तैयारी किसी काम ना आती। मैं कोठी के भीतर पहुंच गया था, ये दरवाजा खोलकर यहाँ आ गया था और तुम्हें मेरे हल्लो बोलने से पहले मेरी खबर नहीं लगी थी। मेरी जगह कातिल आया होता तो तुम दोनों यहाँ मरे पड़े होते, बावजूद तुम्हारे हाथ में थमी गन के। मेरी निगाह फ्रंट पर थी, मेन रोड पर थी, और मैं उधर से ही तुम्हारे या किसी के यहाँ पहुँचने की उम्मीद कर रहा था। कोई गलती नहीं थी तुम्हारी। फिर जहाँ मौत मंडराती हो वहाँ एक शख्स निगरानी के लिए काफी भी तो नहीं होता। रावत ने चिंतित भाव से सहमति में सिर हिलाया। मैंने महिला की तरफ तवज्जो दी जो कि अब साफ साफ भयभीत दिखाई दे रही थी। आप? मैं बोला, दीक्षा भटनागर ही है ना? उसने जल्दी से सहमति में सिर हिलाया। मैं गलत नाजायज तरीके से यहाँ दाखिल होने के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन जो अंदेशा आपको था वो मेरे को भी तो था, इसलिए आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। उसका सिर फिर सहमति में हिला। आपने समझा कि मैं कातिल था जो सुधीर कोहली बन के फोन कर रहा था, और मैंने समझा ये, मैंने रावत की तरफ इशारा किया, कातिल था जो कि खिड़की के पीछे छुपा खड़ा मेरी आमद का इंतजार कर रहा था। बहरहाल अंत भला सो सब भला। नाउ रिलैक्स। धीरे धीरे उसका चेहरा नॉर्मल होने लगा। अब उस बात की इजाज़त दीजिए जिसकी वजह से मैं यहाँ आया हूँ। उसकी भवें उठी। एक आध सवाल पूछने की इजाज़त दीजिए। पूछो। वैसे मुझे उम्मीद नहीं कि तुम्हारे मन माफिक मुझे कुछ मालूम होगा। आज सुबह सिद्धार्थ एनक्लेव में जो कत्ल हुआ उसकी खबर लगी? हाँ लगी, पुलिस से लगी। आप मकतूला सपना टाहिलियानी से वाकिफ थी? ये सवाल पुलिस ने भी मेरे से पूछा था। मेरा जवाब है नहीं, मैंने कभी ये नाम भी नहीं सुना था, न सपना टाहिलियानी का न तोसनीवाल फैमिली में से किसी का। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि कातिल क्यों मेरे पीछे पड़ा है। क्या वो सच में मुझे मार डालेगा? ऐसा नहीं होगा, रावत पूरे विश्वास के साथ बोला। हम नहीं होने देंगे। एसआई साहब ठीक कह रहे हैं, मैं बोला। आप मेरी दूसरी बात की तरफ तवज्जो दीजिए मैडम। आज दिन में किसी वक्त सामने डियर पार्क में एक और कत्ल हुआ, और जहां लाश पड़ी पाई गई थी वो जगह बस सड़क पार ही है, यानी कि यहाँ से आपकी खिड़की पर से दिखाई देती है। मेरा सवाल यह है कि क्या आपने कुछ देखा? क्या कत्ल होता, या मकतूला को बगलों से थाम कर घसीट कर पिकनिक हट्स की ओट में ले जाए जाते? नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा। जो वक्त उस वारदात का बताया जाता है उस वक्त तो मैं यहाँ थी ही नहीं। पिछली रात मेरी कहीं और अपने फ्रेंड्स के साथ गुजरी थी, और मैं तो दोपहर बाद घर लौटी थी। कातिल को ये बात नहीं मालूम होगी, किसी वजह से उसे अंदेशा है कि आपने इत्तेफाकन कुछ न कुछ देखा था। आप उसकी करतूत की या उसकी या दोनों की गवाह थी। मैं ही क्यों, और भी तो लोग रहते हैं आसपास। आपका दौलत खाना इत्तेफाक से मौकाए वारदात के ऐन सामने है, और आप ही की खिड़कियों का रुख उधर है। यहाँ से वो जगह साफ दिखाई देती है जहाँ की लाश पड़ी पाई गई थी। वो मुझे मार डालेगा क्योंकि समझता है कि मैंने कुछ देखा था। हाँ, इसी वजह से एसआई साहब यहाँ हैं। इस वजह से नहीं, तत्काल रावत बोला, इस वजह से कि सिद्धार्थ एनक्लेव वाली मकतूला के लेटर बॉक्स से एक रुक्का निकला था जिस पर लिखा था अगला नंबर साक्षी भटनागर का। इनके सिर पर मंडराते खतरे की उस वजह के अलावा अब ये एक नई वजह पैदा हो गई हुई हो सकती है। कोहली, ये बड़ी दूर की कौड़ी है कि जिस पर कातिल का पहले से निशाना था वही उसकी लेटेस्ट करतूत की चश्मदीद भी निकल आई। दूर की है या पास की है
है बराबर। रावत के चेहरे पर विश्वास के भाव ना आए। मेरे पास एक स्कीम है जो उसको एक्सपोज कर सकती है। क्या? लेकिन उस पर मैडम की एक्टिव हेल्प के बिना अमल कर पाना मुमकिन नहीं। मैं दीक्षा की तरफ घूमा। मैडम, आप चाहें तो मेरी मदद कर सकती हैं। तुम्हारी? उसकी भवें उठी। पुलिस की? कैसे? मेरे से, हमारे से, पुलिस से सहयोग करके। क्या करना होगा? कातिल के लिए बेट बनना होगा। ओह नो, आपका बाल भी बांका नहीं होगा। हम 2 जने गारंटी करते हैं। नो, ये ना भूलिए कि जैसे मैं यहाँ पहुंचा वैसे कातिल पहुंचा होता तो आपका क्या अंजाम हो भी चुका होता। वो तो ठीक है, लेकिन आप ऐसा हकीकत से नावाकिफ नहीं होंगी कि आपकी सलामती इसी बात में है कि कातिल जल्द अज जल्द पकड़ा जाए। जितनी देर उसकी गिरफ्तारी में लगेगी उतनी ही देर आपकी जान सूली पर टंगी रहेगी। नहीं? हाँ हाँ, ये बात समझती हैं ना आप? हाँ, तो फिर कहना मानिए। क्या करूं? क्या करना होगा? आपको सामने डियर पार्क में मौकाए वारदात पर अकेले जाना होगा। अकेले? खाली लगेगा ऐसा कि अकेले, असल में हम दोनों पूरी मुस्तैदी से आपके साथ होंगे। वहां जाकर मैं क्या करूंगी? आप जाहिर करेंगी कि आपको किसी चीज की तलाश है। उससे होगा क्या? अपनी रुक्के पर दर्ज धमकी पर खरा उतरने के लिए कातिल अगर आप पर घात लगाए है तो वो आसपास ही कहीं होगा। वो आपको पार्क में अकेला देखेगा तो इसे अपने लिए सुनहरा मौका समझेगा और फिर आपके करीब पहुंचेगा। ऐसा करेगा तो वो हमारी निगाहों से छुपा नहीं रहेगा, थाम लिया जाएगा। पहले ही उसने मेरा काम कर दिया तो वो नौबत आने से बहुत पहले थाम लिया जाएगा। अच्छा, हाँ ठीक है, मुझे मंजूर है। खतरनाक काम है, रावत बोला। अब मुझे परवाह नहीं, पंगा पड़ सकता है, देखा जाएगा। अब मैंने हाँ बोल दी है तो मुझे डराओ नहीं। रावत कुछ क्षण अनिश्चित भाव से उसे देखता रहा, फिर मेरे से मुखातिब हुआ। तुम हो किस फिराक में? किसी नतीजे की ही फिराक में हूं, मैं बोला, जो कि सामने आएगा। आएगा? हो सकता है ना भी आए। इंस्पेक्टर साहब को खबर करनी होगी, इजाजत लेनी होगी। सर्दियों के दिन हैं, अंधेरा शुरू हो भी गया है। बिल्कुल ही हो गया तो तजुर्बा नाकाम हो जाएगा। अंधेरे की वजह से रिस्क भी बहुत बढ़ जाएगा। इसलिए वक्त की ज़रूरत यह है कि हम टाइम जाया न करें, फौरन चल दें। मैं सब लॉक करती हूँ, दीक्षा निर्णायक भाव से बोली। हम मेरी कार पर डियर पार्क की बाउंड्री पर पहुंचे। आपको मैं दीक्षा से संबोधित हुआ। मालूम है ना कि लाश कहाँ पड़ी पाई गई थी? हाँ, वो बोली, एसआई साहब ने बताया था। आप यहाँ उतर जाइए, हम कार पर परली तरफ से पहुँचते हैं। 5 मिनट यहाँ रुकिएगा, फिर पार्क में दाखिल हो जाइएगा। यहाँ अकेले? चलती सड़क है, यहाँ आपको कोई खतरा नहीं। कोई खतरा होगा तो मौकाए वारदात के करीब होगा, वहाँ हम सब संभाल लेंगे। उसने हिचकिचाते हुए सहमति में सिर हिलाया और फिर कार से बाहर निकल गई। तत्काल मैंने कार को उस दिशा में दौड़ाया जिधर से कि मैं वहां पहुंचा था। पार्क के उधर के गेट से हम भीतर दाखिल हुए और खामोशी से, सावधानी से पिकनिक हट्स की ओर बढ़े। रास्ते में रावत ने गन निकालकर अपने हाथ में ले ली। गुड, मैं बोला, अब तुम उस कॉटेज के करीब की झाड़ियों के पीछे चले जाओ, मैं जाकर मैडम की चौकसी करता हूँ। ठीक है, रावत बोला। परे परे से चलता, झाड़ियों की ओट लेता मैं उससे पहले आगे बढ़ गया। जब मुझे उधर से हरसुख मार्ग दिखाई देना शुरू हो गया तो मैं ठिठका। मैंने एक पेड़ की ओट ले ली और प्रतीक्षा करने लगा। फिर नीम अंधेरे में मुझे दीक्षा पार्क में दाखिल होती दिखाई दी। वो मेरे करीब से गुजरी तो मैंने उसे आगे बढ़ जाने दिया। फिर उसके और अपने बीच कोई 20 गज का फासला रखकर मैं भी उधर बढ़ा। रोशनी घटती जा रही थी और बड़ी हद 5 मिनट में रात की शुरुआत हो जाने वाली थी। वो मौकाए वारदात की तरफ बढ़ रही थी। कुछ ही क्षण बाद वो मौकाए वारदात के करीब थी और मेरे और झाड़ियों में छुपे रावत के बीच में थी। वहां झाड़ियां और भी थीं और कोई उनमें से किसी के भी पीछे छुपा हो सकता था। मैं किधर भी कैसी भी हलचल के लिए सजग था, चाक चौबंद था। वो मौकाए वारदात के करीब पहुंच गई और सिर झुकाए यूं धीरे धीरे चलने लगी जैसे जमीन पर किसी खोई चीज को लोकेट करने की कोशिश कर रही हो। एकाएक गोली चली, मेरे छक्के छूट गए।
फिर ये जानकर मुझे राहत महसूस हुई कि फायर उन झाड़ियों की तरफ से हुआ था जिनके पीछे रावत छुपा था। 2 फायर और हुए। तीनों फायर लगभग एक साथ हुए थे। मैंने दीक्षा को धराशायी होते देखा। वो मुंह के बल जमीन पर गिरी थी और उसके जिस्म में कोई हरकत नहीं थी। हे भगवान, ये क्या पंगा लिया मैंने। मैं बगुले की तरह आगे दौड़ा, लेकिन झाड़ियों में से निकलकर रावत मेरे से पहले दीक्षा के करीब पहुंच चुका था। करीब पहुंचकर मैंने व्याकुल निगाह इधर उधर दौड़ाई तो एक हट की एक दीवार में कोई 4 इंच के फासले पर मुझे 2 गोलियां धंसी दिखाई दी। गोलियां 3 चली थी। जरूर एक साक्षी को जा लगी थी। मैं घूमकर उसकी तरफ लपका तो पाया कि रावत उसे सहारा देकर उठा रहा था और वो अपने पैरों पर खड़ी हो रही थी। क्या हुआ? करीब पहुंचकर मैंने व्यग्र भाव से पूछा। ठोकर खाकर गिरी, वो हाँफती सी बोली। ओह, मैंने चैन की सांस ली। फिर मैं रावत की तरफ घूमा। तुमने कितनी गोलियां चलाई थी? 2। वजह क्या थी? मुझे इसके पीछे एक साया दिखाई दिया था। मुझे तो नहीं दिखाई दिया था। पक्की बात? हाँ, मैंने नाहक गोलियां दाग दी। कंफ्यूजन में, बढ़ते अंधेरे में परछाइयों के खेल ने कंफ्यूज किया। मैंने इसके पीछे सूखी पत्तियों की सरसराहट भी सुनी थी। हो सकता है कोई जानवर हो। अच्छा, वो आश्वासनहीन स्वर में बोला। मैंने कुछ क्षण उसके मिजाज पर विचार किया। जरा उधर चलो। फिर बोला। उधर किधर? अरे चलो तो, मालूम पड़ता है। ठीक है चलो। मैडम आप भी। आपका पीछे अकेले ठहरना ठीक नहीं। हम उस हट की ओर बढ़े जिसकी दीवार में मैंने 2 गोलियां धंसी देखी थी। मैंने उस जगह की ओर रावत का ध्यान आकर्षित किया। ओह, वो बोला, तो मेरी चलाई 2 गोलियां यहाँ टकराई? निकालो। क्या? अरे गोलियां और क्या। काहे को? लो, पूछते हो काहे को? कैसे पुलिस वाले हो? कैसे निकालूं? गहरी धंसी हैं। इतनी गहरी नहीं धंसी। जब दिखाई दे रही हैं तो गहरी कहाँ हुई? उसने अपनी जेबें टटोली और एक में से एक नेल कटर बरामद किया। उसके रेती वाले हिस्से को उसने कटर से बाहर निकाला और फिर उसकी सहायता से 2 गोलियों को दीवार में से निकाला। उसने उनको अपनी हथेली पर रखकर उनका मुआयना किया तो तत्काल उसके चेहरे पर हैरानी के भाव आए। ये 2 मुख्तलिफ गोलियां हैं, वो उत्तेजित स्वर में बोला। इनमें से एक गोली 38 कैलिबर की है जो कि मेरी गन है, दूसरी 32 कैलिबर की है। अरे कोहली, मेरा कोई वहम नहीं था। मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ था। यहाँ कोई था जिसके पास 32 कैलिबर की गन थी और उसने उससे ये एक गोली चलाई थी। जिससे मैं धीरे से बोला, मैडम इसलिए बच गई क्योंकि ऐन वक्त पर ठोकर खाकर गिरी। दीक्षा के शरीर ने जोर से झुरझुरी ली। आप बाल बाल बची, रावत बोला। इस सयाने की सयानी स्कीम ने समझो कि आपका काम तो बस कर ही डाला था। दीक्षा का शरीर फिर कांपा। सॉरी, मेरे मुंह से निकला। वो तो तुम हो, रावत बोला, लेकिन अब क्या करें? इसे घर पहुंचाते हैं। मैं नहीं जाऊंगी, वो एकाएक बोल पड़ी। मुझे नहीं पता यहाँ क्या हुआ, मुझे नहीं पता यहाँ मेरे पीछे कोई था या नहीं था, लेकिन फायरिंग ने मेरे होश उड़ा दिए हैं। मैं घर नहीं जाऊंगी। तो उन्हीं फ्रेंड्स के पास चली जाओ जिनके साथ पिछली रात थी। नहीं, होटल, रावत बोला। करीब ग्रीन पार्क में ही एक होटल है। वहां इसलिए नहीं, वो बोली, क्योंकि करीब है। जब तक ये विष्णु कसाना और वो सुजित त्रेहन पकड़ा नहीं जाता, मैं घर से कहीं दूर छुपकर रहना चाहती हूँ। कनाट प्लेस में कोजी कार्नर के ऊपर ही एक छोटा सा 15 कमरों वाला होटल था। कोजी कार्नर का मालिक ही जिसका मालिक था, इसलिए कोजी कार्नर जैसी ही शिनाख्त मेरी वहां भी थी। होटल का नाम कोजी इन था। मैंने वो होटल तजवीज़ किया तो साक्षी ने तनिक हिचकिचाते हुए हामी भर दी। ठीक है, रावत बोला, मुझे भी सूट करता है। तुम्हें सूट करता है? मैं सकपकाया। क्या मतलब? तुम भूल रहे हो, मैं इसकी निगरानी पर तैनात हूँ। ओह, मेरी ड्यूटी खत्म या खारिज नहीं हो गई है? तुम इसके साथ इसके रूम में? अरे रूम में नहीं, होटल में। ठीक ठीक, चलो अब। मैं नहीं। क्या मतलब? मुझे इधर करीब ही कुछ काम है। कनाट प्लेस जाने लौटने में टाइम जाया होगा। मेरे पास कोई सवारी नहीं है। टैक्सी करना भाई। भाड़ा कौन भरेगा? मैं भरूंगी, दीक्षा बोली। और होटल का खर्चा पानी, रूम रेंट वगैरह, वो भी मैं भरूंगी।
फिर क्या बात है, घर से कोई सामान वगैरह लेना होगा? नहीं, मैं फिलहाल वहां कदम नहीं रखना चाहती। सामान के नाम पर जो मुझे चाहिए होगा वो मैं नया खरीद लूंगी। यानी यहीं से कनॉट प्लेस का रुख करें? हाँ, गेट पर ही टैक्सी स्टैंड है। गेट तक मैं उनके साथ चला। वो दोनों टैक्सी में सवार होकर वहां से रुखसत हुए तो मैं अपनी कार में जा सवार हुआ। मैंने कलाई घड़ी पर निगाह डाली। 6 बजने को थे, लिहाजा अभी कांटेक्ट होने की गुंजाइश थी। मैंने डायरेक्टरी इंक्वायरी से माथुर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का फोन नंबर मालूम किया और उस पर कॉल लगाई। तत्काल उत्तर मिला, माथुर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, मे आई हेल्प यू? यस प्लीज, मैं बोला। आई वांट टू स्पीक मिस्टर सूरज भान माथुर। मे आई नो हु इज स्पीकिंग? सुधीर कोहली फ्रॉम दी होल बिलो माई नोज। फर्म का नाम बताइए मिस्टर कोहली। यूनिवर्सल इन्वेस्टिगेशंस, नेहरू प्लेस। क्या बनाती है? मिस्टर माथुर से बात कर पाने के लिए इतने सवाल जरूरी हैं? जरूरी हैं तो मिस्टर माथुर से संबंधित किसी ऐसे शख्स से बात कराइए जिससे बात करने के लिए इतनी पूछताछ जरूरी ना हो। आई विल पुट यू टू मिस्टर माथुर्स प्राइवेट सेक्रेटरी। यस प्लीज डू दैट। कुछ क्षण बाद मुझे एक ज्यादा मधुर, ज्यादा चपल स्त्री स्वर सुनाई दिया। CMD's ऑफिस, मे आई हेल्प यू? मेरा नाम सुधीर कोहली है, प्राइवेट डिटेक्टिव हूँ। एक बार तुम्हारे साहब के बुलावे पर मैं तुम्हारे ऑफिस भी आया था। मैंने आवाज पहचानी है, तब तुम्ही ने मुझे माथुर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के कारपोरेट ऑफिस में पहुंचने को कहा था, क्योंकि चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर सूरज भान माथुर मेरे से बात करना चाहते थे। याद आया कुछ? आया। क्या चाहते हैं मिस्टर कोहली? मिस्टर माथुर से बात करना चाहता हूँ। किस सिलसिले में? सिलसिला पर्सनल है, उन्हीं को बताऊंगा। लेकिन एक बात याद रखना, वो सिलसिला भी पर्सनल था, जिसकी वजह से मिस्टर माथुर की पर्सनल रिक्वेस्ट पर, आई रिपीट रिक्वेस्ट पर, मैंने उनकी हाजिरी भरी थी। जब तुमने बोला था कि मिस्टर माथुर मेरे से मिलना चाहते थे तो मैंने सवाल नहीं किया था कि क्यों मिलना चाहते थे। आई बात समझ में? मिस्टर माथुर ऑफिस में नहीं है तो इतने सवाल किस लिए? रूटीन है। उनका मोबाइल नंबर मिल सकता है? नहीं। खुद उनको खबर कर सकती हो कि सुधीर कोहली 5 मिनट के लिए मिलना चाहता है? उसने उस बात पर विचार किया। 5 मिनट बाद फोन कीजिए। फिर बोली, मैं होल्ड करता हूँ। 5 मिनट बाद फोन कीजिए। ये खामखा की धौंस पट्टी है। तुम्हारा एम्प्लॉयर सीमेंट किंग है तो तुम ऑटोमेटिकली सीमेंट क्वीन नहीं हो गई हो। लाइन कट गई। मैंने एक सिगरेट सुलगा लिया और उसके कस लगाते 5 मिनट गुजारे। फिर मैंने वापस कॉल लगाई। पहले की तरह बाजारिया ऑपरेटर मेरी साहब की प्राइवेट सेक्रेटरी साहिबा से बात हुई। मिस्टर माथुर जिमखाना क्लब में हैं। वो बोली, 15 मिनट में वहां पहुंच सकते हैं? पहुंच सकता हूं। गुड। लाइन कट गई। मैं जिमखाना क्लब पहुंचा। 100 साल पुरानी वो दिल्ली के टॉप ब्रॉस की क्लब थी, जहां किसी मेरे जैसे आम आदमी की समाई नहीं थी। मैंने सुना था वहां की मेंबरशिप के लिए 35 साल की वेटिंग लिस्ट थी, यानी कि कोई जवानी में मेंबरशिप अप्लाई करता तो बुढ़ापे में मेंबर बन पाता। मैंने रिसेप्शन पर मिस्टर माथुर का नाम लिया तो एक अंग्रेज के राज की यादगार वर्दीधारी ऑर्डरली मुझे भीतर सूरज भान माथुर के पास छोड़कर आया। वो वहां बैठा चाय पी रहा था। वो शख्स सीमेंट किंग कहलाता था, लेकिन देखने में रेत का भुरभुरा बोरा था। सीमेंट वाली या किंग वाली कोई बात उसके व्यक्तित्व में कहीं थी तो वो उसकी हीरे की कनी जैसी कठोर आंखों में थी। मिस्टर कोहली, वो स्वभावगत रौबदार स्वर में बोला। दी सेम सर, उसका सादर अभिवादन करता मैं बोला। दी फेमस प्राइवेट डिटेक्टिव। मैं बहुत मामूली आदमी हूँ सर, लेकिन आप जैसे बड़े लोग कभी कभार सोहबत का मौका देते हैं तो 4 लोग मुझे भी जान जाते हैं। जैसे लक्कड़ के साथ लोहा भी तर जाता है। बैठो। थैंक यू सर। चाय पियोगे? मेरी निगाह स्वमेव ही परे बार की ओर उठ गई। 7 बजे खुलता है। वो बोला, अभी टाइम है। मैं खिसियाया सा हंसा। चाय जाने दीजिए सर। फिर बोला, आपका वक्त जाया होगा। सर, मैं आपका कम से कम वक्त लेना चाहता हूँ। जब यहाँ बुला ही लिया तो अब क्या फर्क पड़ता है? बोलो क्या चाहते हो? सर, दिल्ली शहर के एक आप जैसे ही मकबूल शख्स की बाबत, आप जैसे ही बिजनेस टाइकून की बाबत बात करना चाहता हूँ।
कौन हुआ वो? शिवमंगल तोशनीवाल। तोशनीवाल एंटरप्राइजेस? वही, जिसका भीकाजी कामा प्लेस में ही बिजनेस ऑफिस है, जो यूं समझो कि हमारा नेक्स्ट डोर नेबर है। वही सर, आप वाकिफ हैं? हाँ भाई, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का ऑनरेबल मेंबर है, अक्सर मुलाकात होती है। फिर तो यूं कहिए कि बाखूबी वाकिफ है, यही समझ लो। क्या जानना चाहते हो तोशनीवाल के बारे में? आप क्या जानते हैं, बल्कि ये बोलो कि क्यों जानना चाहते हो। सर, आपको उनकी बेटी के मर्डर की खबर होगी? लगी तो है, मैं उस केस पर काम कर रहा हूँ। तोशनीवाल के कहने पर? उनकी मिसेस श्यामली तोशनीवाल के कहने पर मैडम ने बतौर पीडी मुझे रिटेन किया है, इसलिए साहब को मैं खुल के बात करने को तैयार नहीं कर पा रहा हूँ। कुछ बातों में काफी सीक्रेटिव हैं वो। किन बातों में? बताओ कोई एक बात। अपनी गुज़श्ता जिंदगी का खुलकर जिक्र नहीं करते। सुना है तोशनीवाल का सालों पुराना पार्टनर ही कब्र से मुर्दे की तरह उठकर खड़ा हो गया है और उसी ने उसकी बेटी का कत्ल किया है। फिलहाल ऐसा ही जान पड़ता है। आपसे कभी अपने पास्ट की बाबत कोई बात की हो? भाई ड्रिंकिंग मैन है, ड्रिंक्स शेयर करते कभी कभार ऐसी बातें निकल आती हैं जो कि कोई आम हालात में नहीं करना चाहता। मसलन उसी के बताए हमें मालूम है कि उसकी फाइनेंशियल फॉर्चून कोल माइनिंग ने बनाई थी। उसका उस दौर का पार्टनर शायद उदित त्रेहन नाम था। सुजीत त्रेहन? हाँ वही। वो उस वक्त के कोयला मंत्री का करीबी था, जिससे ताल्लुकात का फायदा, यूं कहो कि नाजायज फायदा उठाकर छत्तीसगढ़ के भट गांव के कोल रिच इलाके में कौड़ियों के मूल खदानें हासिल करने में कामयाब हो गया था। उन खदानों ने पार्टनर्स की जिंदगी संवार दी थी। इतना पैसा कमाया था कि नेपाल तक अपना कई तरह का व्यापार फैला लिया था। फिर पार्टनर की एक हादसे में मौत हो गई थी। तब तक खदानें कोयले से खाली हो चुकी थी, लिहाजा उधर से अपना कारोबार समेटकर दिल्ली आ गया था। पता नहीं कहना चाहिए या नहीं, लेकिन ये भी सुना है कि पार्टनर की मौत हादसे से नहीं हुई थी। टोटल बिजनेस खुद कब्जा लेने के लिए उसने पार्टनर का कत्ल करा दिया था। ये भी तोशनीवाल साहब ने खुद बोला? नहीं, उसकी सेक्रेटरी शिल्पी तायल ने बोला, जो कि हमारी सेक्रेटरी की फ्रेंड है। दोनों अक्सर इकट्ठे लंच करती हैं। तोशनीवाल मालूम पड़ा है कि औरतों का रसिया है। हमारी सेक्रेटरी कहती है कि उसका अपनी सेक्रेटरी से भी अफेयर है। इसी वजह से किसी अनगार्डेड मूवमेंट में उसे अपनी जीवन गाथा सुना बैठा होगा। लगता था उसे सेक्रेटरी शिल्पी तायल के कत्ल की खबर अभी नहीं लगी थी। सेक्रेटरी से अफेयर बहुत बड़ी बात है, अनहोनी बात है। ऐसा तो नहीं, लेकिन आम बात है ये। मर्द की नीयत खराब होनी चाहिए बस। ऊपर से सुना है भला की खूबसूरत है। कभी मिले आप? नहीं भाई, मेरा किसी के स्टाफ से क्या लेना देना। ठीक, एक और भी बात है जो अफेयर की तरफ इशारा करती है। वो क्या? हमारी सेक्रेटरी कहती है उसे कुछ नहीं आता। जो थोड़ा बहुत कुछ आता है वो भी एम्प्लॉयमेंट में सीखी इनएफिशिएंट है। इतने बड़े बिजनेस टाइकून की पीएस की जॉब के लिए अनफिट है, यानी अफेयर की वजह से जॉब है। ए वर्ड टू दी वाइज। कमाल है। एक काबिले जिक्र बात और भी है जो हमें बाजरिया अपनी सेक्रेटरी मालूम हुई है। क्या बात? उसकी सेक्रेटरी की माँ भी तोशनीवाल की मुलाजिम थी। दिल्ली में? नेपाल में। इस लिहाज से हो सकता है पार्टनर का कत्ल हुआ था, इस बात की खबर बेटी को माँ से लगी हो। ये भी हो सकता है कि माँ की किसी तरीके से कत्ल में शिरकत रही हो। वो तोशनीवाल की राजदा हो और तोशनीवाल पर प्रेशर बनाए रखने के लिए, होल्ड बनाए रखने के इरादे से माँ ने वो इतना खुफिया, इतना खतरनाक राज बेटी को ट्रांसफर कर दिया हो। कब? कब क्या मतलब? कत्ल की बात 22 साल पुरानी है। तब तो सेक्रेटरी बच्ची रही होगी। माँ ने बच्ची से इतनी गंभीर बात शेयर की? माथुर ने उस बात पर विचार किया। भाई फिर बोला, ये तो मुमकिन नहीं जान पड़ता। बात की भी होगी तो बच्ची की समझ में क्या खाक आया होगा। एग्जैक्टली। दूसरे, अफेयर वाली बात भी हजम होने लायक नहीं लगती। क्यों भला? माँ से वाकिफ शख्स का, माँ के हम उम्र शख्स का बेटी से अफेयर? मैं जानबूझकर खामोश हो गया। घोर कलयुग है भाई, जो ना हो जाए थोड़ा है। मेरे ही ख्यालात दोहरा रहा था।
माँ अब कहाँ है? पता नहीं। वैसे ये मुझे पता है कि शिल्पी चितरंजन पार्क में अकेली रहती है। हो सकता है माँ मर चुकी हो। स्वाभाविक मौत? और कैसे? सर, ये बात ज्यादा मुमकिन लगती है कि माँ ने बेटी को किसी लेटर स्टेज पर, ना कि उसके बचपन में कुछ बताया, ना कि ये कि तोशनीवाल साहब ने नशे में अपनी सेक्रेटरी के आगे मुंह फाड़ा। माय डियर, यू कैन टेक योर पिक। पार्टनर अगर जिंदा निकल आया तो उसने बेटी का कत्ल क्यों किया? तोशनीवाल साहब का कत्ल क्यों ना किया, जिन्होंने कि उसके साथ दगाबाजी की थी? तुम बताओ भाई, जासूस तुम हो। मैं खामोश रहा। 2 दशक के बाद अगर पार्टनर जिंदा निकल आया तो ये तो करिश्मा ही हुआ। तोशनीवाल के लिए तो डिजास्टर्स खबर होगी। जिस दिमागी हालत में तोशनीवाल इस बात की वजह से होगा, जमा बेटी के कत्ल की वजह से होगा, उसको देखते हमें तो कोई हैरानी नहीं होगी। अगरचे कि पार्टनर एकाएक तोशनीवाल के सामने आ खड़ा हो तो दहशत से ही उसका दिल न बैठ जाए। जब अपने ही मन में चोर बैठा हो, गिल्ट कम्प्लेक्स हावी हो, तो दहशत की कोई हद मुकर्रर नहीं रहती। हमसे पूछो तो ऐसे माइंडसेट वाला आदमी तो खुदकुशी भी कर सकता है। सही फरमाया आपने। सर, अब उसके पास्ट को भूलकर इन जनरल बताइए कि तोशनीवाल साहब की आपकी क्या रीडिंग है? उसने उस बात पर विचार किया। भाई, फिर बोला, कुछ अनयूजुअल तो है उसके किरदार में। आम हालात में बहुत सीक्रेटिव लगता है, लेकिन कुछ खास हालात में जुबान पर काबू खो बैठता है। बहुत व्यवहारिक है और बहुत सावधान रहने का आदी है। फिक्की में उसके सावधान स्वभाव के बारे में कई जोक मशहूर हैं। मसलन कोई बताइए। 90 दिन की गारंटी के बिना केला नहीं खरीदता। मेरी बरबस हंसी छूटी। 2 कंडोम इस्तेमाल करता है, कहीं एक फट ना जाए। तौबा, इतना खबरदार मिजाज है कि बीवी को उसके बेडरूम में कदम रखने से पहले मेटल डिटेक्टर से गुजरना पड़ता है। दाता, इतना एटिकेट वाला है कि किसी के जनाजे में जाना हो तो ब्लैक लेबल पीता है। सर, अब बस कीजिए। वो हंसा। अपने छोटे कद काठ की वजह से कोई इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स नहीं फील करते? जरा भी नहीं। फिर भी उस बाबत कोई हिंट देने ही लगे तो नेपोलियन की मिसाल देता है, चार्ली चैपलिन की मिसाल देता है। क्या कहने। अरे भाई, पिंट साइज होने का तोशनीवाल को कोई कम्प्लेक्स होता तो करंट फ्लेम उससे बालिश्त भर लंबी होती। फ्लेम? गर्लफ्रेंड। हल्की जुबान इस्तेमाल करें तो मासूक। वो कौन हुई? अंजना रा का नाम है। आप उसे भी जानते हैं? वही जनवाता है। हम उसे यहाँ ड्रिंक्स के लिए इनवाइट करें तो उसे साथ ले आता है। इंट्रोड्यूस कराया? हाँ भाई, कराना ही था। क्या बोला उसके बारे में? साफ बोला कि शो गर्ल थी? नहीं भाई। तो क्या बोला? इवेंट मैनेजर थी, फ्रॉलिक्स ऑर्गेनाइजर थी। क्या कहने। लेकिन थी वही जो ना बोला। सर, मुझे जाती तौर पर मालूम है कि वो पूसा रोड पर स्थित वुडलैंड क्लब में शो गर्ल है। यही होगी। लेकिन जब तोशनीवाल जैसे बड़ी हैसियत वाले, बड़े रसूख वाले शख्स ने उसके साथ दिल लगाया तो कोई तो पर्दादारी जरूरी थी ना। और नहीं तो अपनी बराबरी वाले साहवान से कोई छुपने वाली बात तो ये नहीं। आई एग्री विद यू, लेकिन जिन लोगों के बीच तोशनीवाल का विचरना है, उनमें कौन ऐसा तहजीब से कोरा शख्स होगा जो उसका मुंह पकड़ेगा? सही फरमाया आपने। कचरे को रेशम की चादर में ढकने से बदबू तो नहीं छुप जाती। बहुत स्ट्रांग वर्ड्स है, हम तो नहीं इस्तेमाल कर सकते। बाय द वे, तुमने कहा तुम्हें जाती तौर पर मालूम है कि वो वुडलैंड क्लब में शो गर्ल है। कैसे मालूम है जाती तौर पर? सर, वुडलैंड क्लब कोई बुरी जगह नहीं। कहीं ये तो नहीं कहना चाहते कि वहां आते जाते रहते हो? है तो ऐसा ही कुछ। क्लब की वजह से या उसकी वजह से? सर, मैं आई स्पीक फ्रीली? यस प्लीज। दोनों वजह से। शादीशुदा हो? था, मतलब विधुर हूं। अरे, इस उम्र में? लंबी कहानी है, बोर करेगी आपको। शाम का हमारा ये वक्त रिलैक्स करने का होता है। हम बोर नहीं होना चाहते। मैं खामोश रहा। कहीं तुम भी तो उसकी फिराक में नहीं हो? सिर्फ उसकी नहीं। क्या मतलब? समझिए सर, कहीं ये तो नहीं कहना चाहते कि हर खूबसूरत नौजवान लड़की की फिराक में रहते हो? है तो ऐसा ही कुछ कुछ, लेकिन क्या करूं,
मेरा मिजाज लड़कपन से आशिकाना है। उसने हैरानी से मेरी तरफ देखा। मैं निर्दोष भाव से मुस्कुराया। लिहाजा जनरल प्रैक्टिशनर हो? यही समझ लीजिए, स्पेशलिस्ट बनो भाई, फायदे में रहोगे। मैं सोचूंगा इस बाबत। बहरहाल तोशनीवाल की करंट फ्लेम की बाबत तुम सब जानते हो। सब तो नहीं जानता, अलबत्ता तमन्नाई हूं सब जानने का। वजह, जिस केस पर काम कर रहा हूं उसको हल करने में मदद होगी। वाकिफ हो इस अंजना राका से? मैं हिचकिचाया। जब खुद मानते हो कि उसकी फिराक में हो, अभी कहा कि वुडलैंड क्लब उसकी वजह से जाते हो, तो वाकफियत हो ही गई होगी। सर, टू बी ऑनेस्ट, है तो ऐसा ही। फिर तो जानते ही होगे जो जानने लायक है उसकी बाबत। बस जानने लायक ही जानता हूँ। बस इतना जानता हूँ कि 1 साल से वो वुडलैंड क्लब में है और 6 महीने से मैं उस पर लाइन मारने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। कोई कामयाबी हासिल हुई? हुई तो सही सर। क्या किया? आपको बोलते शर्म आती है। क्या किया? खीर में चम्मच मारा। लेकिन खा ना सके? चख तो सका बराबर। हाँ, तोशनीवाल सुनेगा तो दुश्मन हो जाएगा तुम्हारा। हो जाएंगे तो हो जाएंगे, लेकिन साथ ही उन्हें एक सबक भी तो हासिल होगा। क्या? हुस्न वाले किसी के यार नहीं होते हैं, यार हो भी गए तो वफादार नहीं होते हैं। वेरी वेल सेड। तो उस लड़की में हालिया जो जानने लायक है वो जानते हो, लेकिन पहले का, उसके दिल्ली में सेटल होने से पहले का कुछ नहीं जानते हो। यही बात है सर। जब वाकिफ हो तो उसी से पूछा होता। नहीं बताती, टाल देती है। कुछ क्षण खामोशी रही। भाई, आखिर वो बोला, इस मामले में हम तुम्हारी मदद कर तो सकते हैं। तो कीजिए ना सर। मैं व्यग्र भाव से बोला, मेहरबानी होगी। करें मेहरबानी? सर प्लीज। यहाँ एक फेलो मेंबर है, एहसान रजा नाम है। रंगीले राजा हैं। तफरीह की नई नई जगह, एंटरटेनमेंट के नए नए ठिकाने ट्राई करने का उन्हें शौक है। किंगडम ऑफ ड्रीम्स से पहले गुड़गांव में एक दूसरा रोड शो था जो घुंगरूद्दीन नौटंकी किंगडम कहलाता था। कभी नाम सुना? मैंने इनकार में सिर हिलाया। 3 साल पहले शुरू हुआ था, लेकिन किंगडम ऑफ ड्रीम्स शुरू होने पर उसका वजूद खतरे में पड़ गया था। नतीजतन 2 साल पहले किंगडम ऑफ ड्रीम्स में उसका विलय हो गया था। जब घुंघरू का वजूद था तब एहसान राजा अक्सर वहां जाता था। तो तोशनीवाल जब पहली बार उस अंजना राका के साथ यहाँ आया था तो ड्रिंक्स में रजा भी हमारे साथ शरीक था। उन दोनों के रुखसत हो जाने के बाद रजा ने बड़े राजदाराना अंदाज से हमें बताया था कि वो उस लड़की को बहुत पहले से जानता पहचानता था। अंजना राका को? भाई उसी की बात हो रही है ना। सॉरी। रजा ने फौरन उसे घुंघरू की नौटंकी डांसर के तौर पर पहचाना था। ओह, तब जॉन थॉमस नाम का एक शख्स घुंघरू का मैनेजर होता था, जिसने घुंघरू के किंगडम ऑफ ड्रीम्स में मर्जर के बाद वो नौकरी छोड़ दी थी। और रजा ने ही मुझे बताया था। अब वो अब्बा में मैनेजर था। अब्बा डिफेंस कॉलोनी में एक। मैं उस जगह से वाकिफ हूँ। मेरे से बेहतर कौन वाकिफ होता? गुड। अगर तुम इस थॉमस से मिलो तो उस लड़की की बाबत तुम्हें काफी फर्स्ट हैंड जानकारी हासिल हो सकती है। राय का शुक्रिया सर। और बोलो? और कुछ नहीं, आपके सहयोग का शुक्रिया। अपने रिलैक्सेशन के वक्त मेरे जैसे मामूली आदमी को मुंह लगाने का और भी शुक्रिया। उसने मुस्कुराकर शुक्रिया कबूल किया। अब मैं उठ खड़ा हुआ। इजाजत चाहूंगा। बार खुलने का टाइम। वो अर्थपूर्ण स्वर में बोला, बस हुआ ही समझो। सर, आई विल हैव दैट ऑनर सम अदर टाइम। ओके। मैं डिफेंस कॉलोनी पहुंचा। अब्बा से मैं बाखूबी वाकिफ था। उसका मौजूदा सोल प्रोप्राइटर जॉन पी अलेक्जेंडर नाम का गैंगस्टर था और उसके सौजन्य से मैं हमेशा वहां का मुअज्जिज मेहमान था। यानी एवरीथिंग ऑन द हाउस फॉर सुधीर कोहली, दी लक्की बास्टर्ड। अब्बा 3-in-1 डिस्को कैबरे जाइंट नाइट क्लब जगह थी, कभी जिसकी स्टार अट्रैक्शन और 50% की पार्टनर सिल्विया ग्रेको थी, जो कि मशहूर बेली डांसर थी। दूसरा पार्टनर नरेंद्र कुमार नाम का एक संपन्न स्टॉक ब्रोकर था। लेकिन हालात ने कुछ ऐसी करवट बदली थी कि नरेंद्र कुमार
कनाडा माइग्रेट कर गया था और सिल्विया ग्रेको अपनी मर्जी से अब्बा से अलग हो गई थी। थॉमस वहां मैनेजर था, जो कि अच्छा संयोग था, और मेरी बाबत जॉन पी अलेक्जेंडर की उसे खास हिदायत थी। मैंने अब्बा में कदम रखा। मैं बहुत अरसे बाद वहां आया था, लेकिन भीतर मैंने हमेशा जैसी ही रौनक पाई। मेरे पर निगाह पड़ते ही काले सूट में सजा धजा थॉमस मेरे करीब पहुंचा। वेलकम, वो मुस्कुराता सिर नवाता बोला। थैंक यू। वेलकम ड्रिंक? आई डोंट माइंड। दी यूजुअल और यू हैव शिफ्टिंग टू सम अदर ब्रांड? दी यूजुअल, लेकिन यहाँ नहीं। थॉमस की भवें उठी। किसी ऐसी जगह जहां थोड़ी देर के लिए तुम्हारे मेरे सिवाय कोई ना हो। उसकी भवें और उठी। 5 मिनट तुमसे बात करनी है, खास पर्सनल। ओह। वो मुझे एक छोटे से ऑफिस में ले आया, जहां का दरवाजा बंद होते ही बाहर हाल का शोर वहां पहुंचना बंद हो गया, और जहां हम दोनों आमने सामने बैठे वहीं मुझे जानी वाकर ब्लैक लेबल का जाम सर्व हुआ। मैंने विस्की की एक चुस्की मारी और एक सिगरेट सुलगा लिया। थॉमस मेरे सामने बैठा बड़े सब्र से मेरे बोलने की प्रतीक्षा करता रहा। घुंघरू, मैं सुसंयत अर्थपूर्ण स्वर में बोला। दी नौटंकी किंगडम, अंजना राका, आल्सो नोन एज मोहना सावंत। कुछ याद आया? उसने तत्काल उत्तर न दिया। अलेक्जेंडर की मुलाजमत में आने से पहले तुम वहां मैनेजर हुआ करते थे। कैसे जाना? दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। कैसे तो जाना ही। थॉमस, असल बात पर आओ तो हम दोनों का टाइम बचेगा। असल बात? वो लड़की, क्या जानते हो उसके बारे में? वो वहां नौटंकी डांसर थी। पहले तो यही बोलो कि नौटंकी डांसर का क्या मतलब था? कोई खास मतलब नहीं था। जगह का नाम क्योंकि नौटंकी किंगडम था, इसलिए नौटंकी डांसर कहलाती थी, वरना कैबरे डांसर ही थी। और उसकी तब की जाति जिंदगी से ताल्लुक रखती कोई खास बात बताओ। है तो सही ऐसी एक बात, जो कि एक बड़े स्कैंडल की शक्ल अख्तियार करने से बाल बाल बची थी। क्या? तब उसका एक फेलो मेल डांसर से अफेयर था। जगताप खेरा नाम था। उन्हीं दिनों वो एक बड़े दौलतमंद आदमी को भाग गई, जिसने कि वहां अक्सर आना शुरू कर दिया था। वो कौन हुआ? था कोई रंगीला राजा। नाम याद तो है ना, या भूल गया? याद तो है। क्या? वो हिचकिचाया। कहीं तोशनीवाल तो नहीं? उसने हैरानी से मेरी तरफ देखा। यानी कि वही था, शिवमंगल तोशनीवाल, बड़ा बिजनेस टाइकून। उसने सहमति में सिर हिलाया। ये मेरे लिए नया रहस्योद्घाटन था कि तोशनीवाल का अंजना राका से अफेयर हालिया नहीं था, काफी पुराना था। तब से चला आ रहा था, जबकि वो गुड़गांव में डांसर थी। वो तोशनीवाल को भाग गई थी। मैं बोला, बस यही बात थी जो बड़े स्कैंडल की शक्ल अख्तियार करने से बची थी? नहीं तो क्या हुआ था? वो फिर हिचकिचाया। थॉमस प्लीज, मेरे को जल्दी है। मैंने फिक्स्ड टाइम में कहीं और पहुंचना है। उस मेल डांसर का काम हो गया था। वो बोला, क्या मतलब? समझो। क्या समझूं? कहीं तमाम तो नहीं हो गया था? यही हुआ था। एक रोज अपने घर में मरा पड़ा पाया गया था। कोई जहरीली चीज खा ली थी, जिसकी की शनाख्त नहीं हो सकी थी। तब काफी खुसर पुसर हुई थी, तो बात खुली थी कि वो प्रेम तिकोन का मामला था, कत्ल का केस था, और तिकोन का तीसरा कोण तोशनीवाल था। लेकिन पुलिस की इतने बड़े आदमी पर हाथ डालने की मजाल नहीं हुई थी। तोशनीवाल का बाई नेम जिक्र तक नहीं आया था। खाली यही कहा जाता रहा था कि उसमें एक बड़े रसूख वाले शख्स का कोई दखल हो सकता था। लिहाजा केस को खुदकुशी करार देकर क्लोज कर दिया गया था। खुदकुशी को स्वाभाविक मौत नहीं माना जाता, इसलिए पोस्टमार्टम जरूरी होता है। पोस्टमार्टम में तो उस जहरीली चीज की शनाख्त हुई होगी जिससे कि उसकी जान गई थी। हुई होगी। मेरे को उस बाबत कोई जानकारी नहीं। बस इतनी खबर लगी थी कि जहर से मरा था। जहर की किस्म क्या थी, उसकी शनाख्त क्या हुई थी, ये मुझे नहीं मालूम। वहां उसका नाम मोहना सावंत था। मोहना सावंत उसका असली नाम था। अंजना राका उसका स्टेज नेम था। ऐसे प्रोफेशन में अक्सर लड़कियां नाम बदलकर ही उतरती हैं, ताकि घर वालों को, वाकिफकारों को उनकी शिनाख्त ना हो सके। कहने का मतलब यह है कि पब्लिक के लिए वहां भी उसका नाम अंजना राका ही था। कहाँ से थी? मुंबई से। कितना अरसा वहां काम किया था? 9-10 महीने। फिर मर्जर के बाद किंगडम ऑफ ड्रीम्स में पहुंच गई थी। पहुंच तो गई थी, लेकिन टिक नहीं पाई थी।
वजह जैसे रिवीलिंग एक्सप्लिसिट कैबरे की वो स्पेशलिस्ट थी, वहां उसकी कोई गुंजाइश नहीं थी। लिहाजा नौटंकी में वल्गैरिटी पर, एक्सपोजर पर जोर था। काफी। नौटंकी में और भी तो डांसर होंगी। थी, उन्होंने नए फॉर्मेट में खुद को एडजस्ट कर लिया था। अंजना राका नहीं कर पाई थी, इसलिए दिल्ली आ गई। मुझे इस बाबत कोई खबर नहीं। दिल्ली में है तकरीबन 2 साल से, तकरीबन 1 साल से वुडलैंड क्लब में, जो कि पूसा रोड पर है। मालूम? नाम सुना है। कभी गए नहीं? नहीं, कभी नहीं। यहीं से फुर्सत नहीं मिलती। ठीक। मिजाज की कैसी थी? गर्म, टेम्परामेंटल। वहां तो किसी न किसी से कोई न कोई पंगा उसका खड़ा ही रहता था। वजह फ्रस्ट्रेटेड थी, आसमान छूना चाहती थी, क्योंकि खुद को ओवर एस्टिमेट करती थी, जबकि जमीन पर भी पांव अभी मजबूती से नहीं टिके हुए थे। अति महत्वाकांक्षी थी, यही बोला मैंने। मिस्टर मनी बैग्स से यारी महत्वाकांक्षी की पूर्ति का जरिया थी। हो सकता है एक्सप्रेस ट्रेन मिल गई तो छकड़े को दरकिनार कर दिया। क्या बड़ी बात है। हाई गोल अचीव करने की खातिर रूथलेस तो होना ही पड़ता है। अगर उस फेलो डांसर ने, जगताप खेरा ने खुदकुशी न की हो, उसका कत्ल हुआ हो, तो क्या कत्ल में उस लड़की का हाथ हो सकता था? कुछ भी हो सकता था। तोशनीवाल बीच में ना आ गया होता तो उस यारी का अंजना और जगताप के अफेयर का क्या अंजाम होता? मुश्किल सवाल है, कोशिश करो जवाब देने की। भाई तोशनीवाल ना आता तो उस जैसा कोई और आ जाता, लिहाजा गोल्ड डिगर थी। यू सेड इट। फिर फेलो डांसर से अफेयर किस लिए? भाई नहीं होगा अफेयर, लगता होगा अफेयर। असल में जगताप खेरा सहूलियत तो होगा। उम्र दराज शख्स से यारी का और मकसद होता है, नौजवान से यारी का और मकसद होता है। जैसे पिछली रात मैं वक्ती सहूलियत था। गोल्ड डिगिंग कितनी भी अहम हो, जिनसी जरूरत दरकिनार तो नहीं कर दी जाती ना। लाख रुपए की बात कही थी थॉमस ने, तो ये वजह थी जो मुर्गावी खुद मेरे सिर पर आ बैठी थी। गुजरी रात मैं समझ रहा था कि मैं उसे यूज कर रहा था, जबकि असल में वो मुझे यूज कर रही थी। जब मैं उसके साथ सेक्स कर रहा था तब वो नावल तो नहीं पढ़ रही थी, टीवी तो नहीं देख रही थी, जम्हाइयां तो नहीं लेती रही थी। ठीक, मैं बोला, कोई और बात? उसने इनकार में गर्दन हिलाई। मैंने विस्की का गिलास खाली किया और उठ खड़ा हुआ। इसका बिल? मैंने कहना चाहा। अरे क्या गजब करते हो, मेरी नौकरी छुड़ाओगे क्या? बॉस की स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस है कि फॉर मिस्टर कोहली एवरीथिंग हियर इज ऑन द हाउस। मैं देर बाद आया ना, इसलिए सोचा कि शायद हालात में कोई तब्दीली आई हो। कोई तब्दीली नहीं, नो चेंज। वासिज ऑर्डर स्टैंड्स। इन दैट केस आई विल हैव अनदर। वेलकम। मैं मेहरोली पहुंचा। मालूम पड़ा कि वहां सुल्तान बार से हर कोई वाकिफ था, लिहाजा बड़े आराम से बिना भटके मैं वहां पहुंचा। डिप्टी ने उसे दारू का अड्डा बताया था और अड्डे की जो कल्पना मेरे मन में थी वो वैसा बिल्कुल ना निकला। वो अच्छा खासा मिडिल क्लास बार निकला। मेरे वहां आने के पीछे मकसद बस इतना था कि मैं उस जगह से वाकिफ होना चाहता था जहां की फरार केयर टेकर विष्णु कसाना का आना जाना था। बार पर जाकर मैंने बारमैन से अली सुल्तान के बारे में पूछा तो मालूम पड़ा कि बारमैन ही अली सुल्तान था। मेरा नाम सुधीर कोहली है। मैं बोला, मैं इमरान डिप्टी का दोस्त हूँ। डिप्टी तो आज आया नहीं, बारमैन बोला। मुझे दिखाई दे रहा है, आप तो मालिक हो ना यहाँ के। हूँ तो सही अल्लाह के फजल से। बारमैन भी? नहीं भाई, आज हूँ मजबूरन, और कल था। रेगुलर बारमैन एकाएक छुट्टी कर गया, इसलिए। ओह, डिप्टी ने बोला था वो यहाँ नहीं होगा तो उसका कोई शागिर्द यहाँ होगा। मुझे इस बाबत कोई खबर नहीं। ऐसा कोई शख्स यहाँ नहीं है? मालूम नहीं है, तो मैं उसकी सूरत से वाकिफ नहीं। डिप्टी से तो वाकिफ हो ना? हाँ, बाखूबी। विष्णु कसाना से? उसने संदिग्ध भाव से मेरी तरफ देखा। ऐसे न देखो यार, ये सोच के लिहाज करो और जवाब दो कि मैं डिप्टी का दोस्त हूँ। डिप्टी का दोस्त तो खैर मेरे सिर माथे है, भले ही कोई हो, लेकिन आप पूछ क्यों रहे हैं विष्णु कसाना की बाबत? मैं डिटेक्टिव हूँ। क्या? प्राइवेट। मैंने अपना एक विजिटिंग कार्ड निकालकर उसके सामने काउंटर पर रखा।
कल छतरपुर में तोशनीवाल फार्म पर जो कत्ल हुआ था उस पर काम कर रहा हूँ। ओह, विष्णु कसाना वही तो केयर टेकर था। पुलिस को उस पर कातिल होने का शक है और उन्हें उसकी तलाश है। तलाश है क्योंकि कत्ल के बाद से गायब है। कमाल है। क्या कमाल है? कल रात तो वो यहाँ था। अच्छा, हाँ, लेट नाइट में यहाँ आया था। यानी उसे जानते पहचानते थे? नहीं, ना जानता था ना पहचानता था। उसने खुद बताया था कि उसका नाम विष्णु कसाना था। लेट नाइट में आया बोला। कितना लेट? 12 बजने को थे। हौसला काबिले तारीफ था पट्टे का। मैंने मन ही मन सोचा, मेहरौली थाने से निकला तो वहां पहुंच गया। वो यहाँ अक्सर आता था? प्रत्यक्षता मैं बोला। आता होगा। मैं हर ग्राहक से जान पहचान भला कैसे बना सकता हूँ? हर किसी पर निगाह भला कैसे रख सकता हूँ? खास तौर से लेट नाइट में, जबकि यहाँ बेतहासा भीड़ होती है। लेकिन उसकी बात जुदा थी। उसने खुद अपने आप को जनवाया। यही बात थी। वजह? डिप्टी के लिए मैसेज छोड़ना चाहता था। क्या? वो खामोश रहा। उसका हुलिया बयान कर सकते हो? उसने किया। भूल की कोई गुंजाइश नहीं थी। वो केयर टेकर विष्णु कसाना का ही हुलिया बयान कर रहा था। छोड़ा मैसेज? मैंने पूछा। हाँ, वो बोला। क्या? वो फिर हिचकिचाया। जनाब, डिप्टी हम दोनों का फ्रेंड है। आपको दोस्ती का सदका है। डिप्टी के लिए मैसेज था। वो बोला कि वो उसे घाट पर मिलेगा। घाट पर मिलेगा? मैं सकपकाया। कौन से घाट पर मिलेगा? उसने अनभिज्ञता से कंधे उचकाए। घाट तो? फिर बोला, दरिया किनारे ही होते हैं, जमुना पर भी हैं, लेकिन रात को मुलाकात के लिए मौजूद ठिकाने तो नहीं होते। अब मैं क्या बोलूं? बहरहाल उसने कहा था, डिप्टी के लिए मैसेज छोड़ा था कि वो उसे घाट पर मिलेगा। हाँ, शुक्रिया सुल्तान भाई। कोई ड्रिंक पेश करूं? नहीं, जल्दी में हूं। कभी फुर्सत में आऊं तो करना। उसने सहमति में सिर हिलाया। मैं वहां से बाहर निकला। मैं अभी अपनी कार से दूर ही था कि मोबाइल की घंटी बजी। लाइन पर इंस्पेक्टर यादव था। मैंने कॉल रिसीव की। कहाँ पर है? यादव ने पूछा। मैंने बताया। वहां क्या कर रहा है? इल्यूमिनेटेड कुतुब मीनार नहीं देखा था, वही देखने आया। बकवास न कर। रिजक कमाने के लिए धक्के खाने इधर आया। वो तो तू खुशी से खा। पार्टी का बोल। जिसकी बाबत कहता था 9 से पहले फिर बात करेंगे। यादव साहब, हम अलग अलग ही पहुंच पाएंगे। क्यों? मुझे कपड़े बदलने के लिए, सूट बूट पहनने के लिए, पार्टी के मेहमान वाली सजधज बनाने के लिए घर जाना होगा। फिर क्या बात है, हेडक्वार्टर से मुझे लेके जाना। मैं भगवान दास रोड नहीं, GK 1 जाऊंगा। ओह, मुझे तो भूल ही जाता है कि तेरे 2 घर हैं। ठीक है, फिर वहीं मिलते हैं। वर्दी में आओगे? तू क्या चाहता है? मैं तो यही चाहता हूं कि सिविलियन लिबास में आओ। ठीक है, चाहत पूरी होगी तेरी। कैसे होगी? घर तो तुम्हारा गुड़गांव में है, देखना। तो दोस्तों, सुरेंद्र मोहन पाठक जी के उपन्यास बहुरूपिया का ये तीसरा एपिसोड यहीं विराम लेता है। इसके पश्चात जल्द से जल्द आपसे मुलाकात होगी इसी उपन्यास के चौथे एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और हाँ, अपना ख्याल अवश्य रखिएगा। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।